भैया एक बार आप फिर से प्रश्न रख दीजिए, ताकि सभी लोग जो है ना उसको समझ पाए और क्या रखना है वो भी स्पष्ट हो पाए। हाँ भैया, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, शुद्ध के बारे में चर्चा हुई थी। तो थोड़ा ये एक तो शुद्ध वर्ड का एग्जैक्टली थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए। और फिर ये इन सभी तलों पर उसका क्या मीनिंग होगा, उसका अपने जीवन जीवन से जोड़ के, हम लाइफ से जोड़ के उसको कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। कोई बताएंगे क्या? कोई रखना चाहेंगे इस पे, मन शुद्ध वृत्ति शुद्ध चित्त शुद्ध का मतलब क्या हुआ? शुद्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुद्धता का शाब्दिक अर्थ किन्हीं को पता है? शुद्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होना, ये सब वर्ड सुना है कि नहीं? क्षोभ से क्षुब्ध बना है। हाँ भैया, क्षोभ, शौक शौक से। हाँ, क्षोभ जो है इसका क्या अर्थ है, कोई बता पाएंगे? हाँ भैया, अभी क्षोभ का पढ़ा ही था। मैं बता देती हूँ उसमें क्या लिखा है। क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो ह्रास है, उसकी क्षोभ संज्ञा है। यही पात्रता की अपूर्णता है। बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्षमता और योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो ह्रास है। जी। और यदि अपन इस तरीके से गूगल सर्च भी करेंगे तो क्षोभ का जो मतलब शाब्दिक अर्थ है आपको दिखेगा परेशान, परेशानी, विकलता, इस अर्थ में, है ना? जैसे क्षोभ है मतलब उसके जीवन में क्षोभ है मतलब वो परेशान है ना? मतलब अंदर से अस्थिरता जैसी है। तो अभी यदि अपन देखें, हर चीज करते हुए भी एक क्षोभ जैसा अपने में बना हुआ रहता है कि नहीं? क्षोभ का मतलब एक अंदर परेशानी, मतलब अपने अंदर एक जो कह रहे हैं ना स्थिरता, मतलब सुख शांति जैसा नहीं है, उसके विपरीत कुछ क्षोभ है, मतलब अंदर ऐसा लग रहा है कुछ जो है कमी है जिससे हम परेशान हैं। जी जी भैया। भैया इसको भैया इसको ऐसे भी, जैसे श्रम के अनुसार परिणाम ना आना भी शोभ है ऐसे। ये भी कर सकते हैं, मतलब आप जिस आशा से श्रम किए हैं वो आशा पूरी ना होना। हाँ हाँ। जिस उद्देश्य के लिए श्रम किया है। हाँ, वो उद्देश्य पूरा ना होने पर श्रम का क्षोभ होता है। बढ़िया। अब देखिए इसमें कितना सुंदर जो है लाइन लिखा है बाबा जी ने। मतलब देखिए अपन दर्शन को ही रेफरेंस लेके चले, बहुत ही सुंदर। देखिए उन्होंने वही बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई। देखिए ये जो पहले भी मैं अपन बात कर चुके हैं, ये रहस्य मुक्ति जो चैप्टर है मानव व्यवहार दर्शन को, है ना, उसमें देखिए जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जीवन सदा सुख की पिपासा से त्रसित रहता है। सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा अजस्र प्रयत्न के पश्चात भी उसकी सुख की अक्षुण्णता या निरंतरता न होने के परिणाम स्वरूप ही ऐसे सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है जिससे सुख की निरंतरता होती है। यही कारण है कि मानव अपने से अधिक जागृत से संपर्क एवं संबंध के लिए प्रयत्नशील रहता है।
ये जो एक लाइन है कि सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों मतलब 5 इंद्रिय जो बोल रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके द्वारा बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी उसकी निरंतरता ना हो पाने के कारण वापस फिर से वो ऐसे ही सुख की निरंतरता की संभावना की ओर पुनः प्रयत्नशील होता है। तो या तो वापस फिर से वो पंच इंद्रियों में जाता है, बार 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 ये घूमता है। तो क्या ऐसी स्थिति को मन का क्षोभ कह सकते हैं क्या? मन अपनी आशा के लिए बहुत प्रयत्न करता है, किसके द्वारा? 5 इंद्रियों से सुखी होने का, फिर भी वो उसकी निरंतरता ना हो पाना ही मन का क्षोभ है। क्या ये ठीक लग रहा है क्या? जी भैया। इससे आगे भी देख लेते हैं। इससे आगे जो लिखा हुआ है इसको और पढ़ लेते हैं। ये देखिए, स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति कैसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा, अच्छा चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी रहती है। शरीर से मन, ये महत्वपूर्ण है, शरीर से मन, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त तथा चित्त से बुद्धि विकसित इकाई होने के कारण परस्पर विषमता रहती है। अब ये देखिए, मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है जिससे कि इनके बीच में आशा बनी रहती है, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है, इसी क्रम से वृत्ति चित्त में विषमता बनी ही रहती है। यह विषमता ही श्रम की अनुभूति तथा विश्राम की तृषा के लिए कारण सिद्ध होती है। यह विषमता ही श्रम की अनुभूति, क्या पहले इसको कहें कि पशुओं में श्रम की अनुभूति है क्या? वो भी 4 विषय 5 संवेदनाओं के लिए पूरी तरीके से लगे रहते हैं, क्या उनमें श्रम की अनुभूति है क्या? जब भी यहां श्रम कर रहे हैं, ये शारीरिक श्रम नहीं है, ये मानसिक श्रम की बात हो रही है। क्या वहां पर उनमें श्रम की अनुभूति है क्या? क्या उन्हें मानसिक थकान है क्या? नहीं, नहीं भैया। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं है भैया। जैसे अपने को अब लगता है ना कि हम लोग मानसिक रूप से थकते हैं, क्या पशुओं में लगता है कि मानसिक थकान है? नहीं भैया, वो केवल शरीर के तल पर ही थकान है उनकी। मानसिक थकान तो वहां नहीं लगता ना। जी। क्यों नहीं लगता है? मन तो वहां भी क्रियाशील है, वहां भी जो है वो इसके लिए ही प्रयास करता है। आप ये देखेंगे तो वहां भी संवेदनाओं से सुखी होने के लिए वो प्रयास करता है। लेकिन भैया वहां पर निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा नहीं है। वही, वहां जीने वहाँ की भैया आशा वहाँ है, सुख पूर्वक वृत्ति, जीने की आशा नहीं है। भैया वृत्ति एक्टिवेट नहीं होने की वजह से वो केवल वृत्ति हाँ केवल मन के तल पर ही और मन और शरीर के तल पर ही हो पाता है। बिल्कुल, वहां मन और वृत्ति के बीच में विषमता नहीं है। जो यहाँ पर बात हो रही है ना, कि ये जो बोल रहे हैं, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। वहां ये विषमता नहीं है, क्योंकि वहां वृत्ति डेवलप है ही नहीं। हमारे में विषमता, हमारे में वृत्ति डेवलप है, तो हमारे मन और वृत्ति के बीच में ये संघर्ष चलता है। मन भैया किसी आशा, इसका मन मतलब ऐसे हुआ भैया कि मन मन कुछ और कह रहा है और वृत्ति कुछ और कह रही है, और उसी को हम विषमता बोल रहे हैं। नहीं, मन जो भी कर रहा है, जो भी उसकी आशा है, उसके समर्थन के लिए वृत्ति में विचार होता है। ये देखिए यहां पर लिखा ना, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार होता है, और वृत्ति कैसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में ऐसा इच्छा होता है ना। तो वो मन की आशा के लिए वृत्ति में विचार भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे को किसी स्वाद से सुख पाना है, तो स्वाद से सुख कैसे पाना है इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या खाने जाए, बाजार में जाए, ये मिठाई खाने जाए कि आइसक्रीम खाने जाए कि रसगुल्ला खाने जाए या फिर समोसा खाने जाए, ये विश्लेषण होता है ना, है ना।
तो ये सारे मन के समर्थन के लिए वृत्ति में विचार होता है, उसके अनुरूप चित्रण भी होता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब आप ये कर लेते हैं, मान लिया आपने स्वाद जाकर के कुछ खाया, उसका स्वाद भी ले लिया, उसके बाद वृत्ति फिर से मन की समीक्षा करता है, वृत्ति मन की समीक्षा करता है, क्या उसको सुख मिला या नहीं मिला। देखिए मनुष्य में भी जब तक वृत्ति डेवलप नहीं हुआ है, वृत्ति मन की समीक्षा नहीं कर पा रहा है, तो भी वो लगा हुआ ही है, वहां पर वो क्षोभ जैसा नहीं है, उसको श्रम की अनुभूति नहीं है, वो उसको आशा बनी हुई है, चलो इससे नहीं हुआ और करते हैं और करते हैं और करते हैं। किसी एक समय जाकर के वृत्ति प्राकृतिक विधि से वृत्ति मन से ज्यादा विकसित है, वृत्ति से मन से वृत्ति ज्यादा विकसित है, तो वो कभी ना कभी उसके जो भी जीवन में वृत्ति जो है मन का समीक्षा करेगा ही, मन का मूल्यांकन करेगा। क्या, या जो बार बार मन कर रहा है, मन की उस आशा के लिए मैं प्रयत्न कर भी रहा हूं, वृत्ति बोलेगा कि मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन उससे क्या उसकी आशा पूरी हो रही है, तो वृत्ति अनुशेष करेगा कि नहीं हो पा रहा है। उसकी आशा को पूरा करने के लिए हमने पूरा विश्लेषण किया, पूरा चित्रण फैलाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या उसकी आशा पूरी हो रही है, बोलेगा नहीं। इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वृद्धावस्था में कहते हैं कुछ नहीं पाया, ये सब जो है बेकार है, हमने सब करके देख लिया, इससे कुछ नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं? अपनी जवानी में ये जब युवा होते हैं उस समय विश्लेषण नहीं हो पाता है, लेकिन वृद्धावस्था में जाकर के मैक्सिमम लोग जो हैं वो थक जाते हैं और ये बोलते हैं ये सबसे कुछ नहीं होता। क्या ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? जी जी भैया। और ये हाँ, जनरेशन जनरेशन मिलता है गैप का, भैया। बहुत जनरेशन पछतावा गैप रहता है उनको। जनरेशन गैप का आधार भी भैया यही लगता है। हाँ, अब वो क्या है, वो हमको बोलते हैं कि भाई ये सबसे कुछ नहीं होता है। यदि हाँ उनको अभी भी नहीं हुआ है तो वो तो बोलेंगे कि नहीं इसी से होता है और करो। यदि इनको लगता है कि भाई इससे नहीं होता है, वो दूसरे को बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को क्या है, आप तो अपना भोग लिए तब मेरे को बोल रहे हैं। जी अभी भी देखेंगे जो अपने जीवन विद्या या सारी चीजों में एक विकट समस्या यही है कि जैसे यहाँ पर आते हैं, अब इसकी बात होती है कि भाई इसको नियंत्रित होके जीना है, तो पहले बोलते हैं कि यार पहले तो हम भोग तो लेंगे ना, भोग करके ही समीक्षा होगी ना, बिना भोगे समीक्षा कैसे होगी। मतलब एक महत्वपूर्ण बात ये जो कह रहा हूं कि ये जो है संवेदनाओं की तृप्ति के लिए जो मन में आशा होना है ना, और मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, और वृत्ति के ऐसे समर्थन के लिए चित्त में जो इच्छा है, ये बिना हुए इसकी समीक्षा नहीं होती है। जी भैया। भैया एक लेवल तक तो ये चलता है, क्योंकि मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार होता है, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन में चित्त में इच्छा होती है, चित्रण होता ही है। पर ये एक रिपीटेड कुछ समय तक होता है, और वो सबका अलग अलग होता है उसका पीरियड, जो हम्म। समीक्षा होती है। है ना भैया, यही तो जागृति के स्तर पर है ना, इसलिए तो बात हो रही थी कि ये देखिए यहाँ पर उसके आगे जो बालक है, ये जो सुख की उपलब्धि के लिए मानव पुनः प्रयत्नशील होता है, अब उसमें वही लिख रहे हैं, ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है। मतलब जो अब इस चीज को समझ पा रहा है, जिसने ये मूल्यांकन कर लिया है, क्या कि भाई ये जो हम इसको इसको परानुषंगी विधि बोल रहे हैं, जहां मन शरीर संवेदनाओं से सुखी होने के लिए मन की आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, और वृत्ति के विचार के समर्थन के लिए चित्त में चित्रण हो रहा है, उस विधि से कितना भी प्रयत्न कर लें हमारा सुखी होना नहीं बनता है। तो वो विकल्प की ओर जाता है कि किस ओर सुख है। वो सुख देखिएगा ज्ञान में है, भक्ति में है, सब अलग अलग लोगों के लिए, तो वो उधर की ओर जाता है। तो जितना जिसका चैतन्य पक्ष जागृत है उतना वो इस चीज का, मतलब जागृत होने का मतलब क्या, वो इस चीज का समीक्षा कर चुका है। चैतन्य पक्ष की जागृति का पहला स्तर तो यही होगा ना, जिसने इसकी समीक्षा कर ली है। जिसने इसकी समीक्षा नहीं की है वो अभी तो इसको ही भोगेगा, वो और संवेदनाओं को अनुकूल करने का प्रयास करेगा, मतलब और ज्यादा से ज्यादा लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, उसको जो सुख जो है वो यही चीज में दिखेगा, भोगोन्माद कामोन्माद में, उसके लिए लाभोन्माद, जो अभी संसार की स्थिति है। संसार समीक्षा कहाँ कर पा रहा है? क्या लग रहा है कि समीक्षा हो गई है?
या इवन हम अपना भी देखें, क्या हमारा पूर्ण समीक्षा हो गया है, या कुछ समीक्षा हुआ है, कुछ अभी भी लगता है कि बाकी है? जितनी समीक्षा हुई है उतना हम दबाव मुक्त हुए हैं, जितनी समीक्षा नहीं हुई उतने का दबाव भी हम लोगों पर भी है। जी। जी। और भैया इसमें जो पंचेंद्रियां हैं, हाँ, इसमें भी अलग अलग इंद्रियों पे अलग अलग समीक्षा रहती है, ये ऐसा भी बिल्कुल है? है ना भैया, बिल्कुल। हो सकता है किसी का जो है मतलब स्वाद को लेकर के नहीं हो, लेकिन किसी दूसरे इंद्रियों के प्रति आकर्षण हो। जी। हो ही सकता है कि जरूरी नहीं कि सबकी पांचों इंद्रियों को एक साथ हुआ, किसी का एक इंद्रियों पर संयम है, दूसरे इंद्रियों पर संयम नहीं है। तो भैया जो समीक्षा की जो क्वालिटी है वो तो एक ही है, तो ऐसे ये इंद्रियों में डिफरेंस क्यों आता है? नहीं, समीक्षा की क्वालिटी एक कहाँ है? मतलब जागृति जो है, जागृति है वही। जागृति देखेंगे, वही तो, यही तो कह रहे हैं कि जिसका वृत्ति जितना ज्यादा डेवलप है वो उतना ज्यादा इसका समीक्षा कर पाएगा। अभी संसार में तो जो भी लोग हैं ना, आप उनसे ये बात कर सकते हैं क्या? जैसे आपके यहाँ हमारे बीच में ये संवाद हो रहा है, क्या आप हर एक व्यक्ति के साथ ये संवाद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं भैया। कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि अभी वो इनके लिए तैयारी नहीं है, वो अभी तैयारी जो। नहीं हुआ है उनका वृत्ति वो डेवलप ही नहीं हुआ है। उनका हाँ। वृत्ति अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। हाँ भैया, वहां तो ये तीनों उन्माद के ऊपर ही चर्चा हो सकती है, बाकी हो ही नहीं सकती। वहां पर ये कहेंगे कि भाई अभी इसको कितना भी करके देख ले, ये जो है इसमें वो निरंतरता नहीं होने वाली। वो बोलेंगे नहीं, होगी इसकी निरंतरता, हम इसको भोग के देखेंगे। तो वो पहले क्या है उनका, वो भोग करके देखेंगे, थक जाएंगे, तब भी जो है वो फिर इस ओर प्रयत्नशील होंगे। यही तो बात है, ये जो चीज है ना, यही तो थकान है, इसी को तो मन क्षुब्धता कह रहे हैं। मन हाँ। क्षुब्धता का मतलब ही तो यही है, कितना भी कर ले उसका निरंतरता हो ही नहीं पाता है, तो मन क्षुब्ध होता है। भोग लिया, कितना ही भोग लिया, फिर भी उसको तृप्ति नहीं हो रही है। क्या ये ठीक लग रहा है? कितना भी भोगने के बाद भी उसको लग रहा है कि यार अभी और भोगना शेष। ऐसे बहुत सारे भोगी जो उसे दिखते होंगे ना, वो कितना भी भोग ले, उनको वो जो है ना क्षुब्धता बनी ही रहती है। क्या लग रहा है, आप लोग हाँ, बताइए। मतलब अभी उस भोग में अभी भी आशा बनी हुई है कि पूरी होगी, हाँ बिल्कुल। या निराशा हो गई है कि इसमें नहीं होगी? नहीं, ये निराशा होती है कि भाई जितना हमको भोगना था ना उतना नहीं भोग पा रहे, हमको और भोगना है। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 10 लाख रुपए हो गए तो अभी चाहिए कि नहीं 1 करोड़ होना चाहिए। हाँ, जैसे भोगोन्माद में कर लिया, हमने कुछ अच्छा खाने का ये सब कर लिया, यार ये सब तो टेस्ट कर लिया, लेकिन इससे वो जो खाना है वो टेस्ट नहीं हुआ। वही कामोन्माद में जो है इतने परनारी कर लिए, लेकिन अभी भी जो है कि और परनारी करेंगे तब हम ही को वो मिलेगा, शांति मिले। फिर एक बात और भी है कि और डायमेंशंस भी खुलते चले जा रहे हैं, न्यू वेज ऑफ एंटरटेनमेंट, रोज ही अपन नई नई चीज मतलब मार्केट में आती जा रही है। तो वो तो मार्केटिंग उनको तो करना ही है, उनकी अपनी भोगोन्माद की पॉलिसीज चल रही हैं। तो वो नया नया चीज परोसते जा रहे हैं सो दैट आपकी वो मतलब उधर ही की तरफ ध्यान बढ़ता रहे कि अच्छा इससे और सुख मिल जाएगा इससे, क्योंकि वो मानव की कमजोरी तो पकड़ आ गई ना उनको, जो मार्केट में जिन जो लोग चला रहे हैं। तो उनको ये तो पता चल ही गया है कि ये मतलब पहले आपकी अतृप्ति को वो एड्रेस करते हैं। उनको पता है कि ये अतृप्त है और यहाँ परोसा जा सकता है, तो वो नई नई चीजें परोसते जाते हैं और फिर वो एक मायाजाल सा बनता रहता है। तो वो कोई भी व्यक्ति उस एंड पे नहीं पहुंचेगा, वो ये समीक्षा कर ही नहीं पाता कि हाउ मच इज इनफ। उसको यही वही तो लगता बात। रहता है कि वो जैसे ना वो कि घोड़े के आगे वो आप एक कैरेट आगे लगा दो और हाँ, बस वो चलता ही रहता है उसके आगे। तो वो मार्केट की पॉलिसी यही है कि वो आपको कभी भी बैठ के सोचने का टाइम ही नहीं देंगे, कि ना कि आप बैठ के समीक्षा तो कर सको, 5 मिनट बैठ जाओ कि ना कि हो क्या रहा है। बहुत सही बात बोल रहे हैं, एग्जैक्टली यही चीज है आपके। वो क्या कर रहे हैं, वृत्ति को
आपको इन्वॉल्व ही नहीं होने देना चाहते। वृत्ति आपका मन का मूल्यांकन करे इसका समय ही नहीं देना चाह रहे। वृत्ति को, मन को ही हमेशा उलझा के रखना चाहते हैं। वृत्ति जो है मतलब मन को कभी संवेदनाओं से अलग हुआ तो वृत्ति फिर समीक्षा करेगा, तो इसका अवसर ही नहीं आने दे रहे हैं। चलो एक चीज खत्म हो गया, दूसरा चीज, तो मन को हमेशा कोई ना कोई उसको पकड़ा के रखते हैं ताकि वो हमेशा उलझा रहे। आप जो बोल रहे हैं यही तो है संसार में। जी, अभी मन आप के लिए। देखिए ना, हाँ, मन के लिए नए इतना, नए ऑब्जेक्ट्स तैयार रहते हैं भैया। हाँ, तो मन हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट में उलझा रहे, तभी क्या होगा, मन के दबाव में वृत्ति और चित्त काम करता रहेगा। वृत्ति और चित्त जो है मन के दबाव में हमेशा काम करता रहेगा। कभी भी वृत्ति और चित्त जो है मन के दबाव से मुक्त होकर के वो मन की समीक्षा करने का अवसर ही नहीं देगा। अभी तो देखेंगे संसार में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हम्म। कितना भी कर लें, ये भी जो है प्राकृतिक विधि से ये भी काम कर रहा है। क्या? कि मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त विकसित है। तो वो कितना भी आप मन जो है वृत्ति और चित्त को हाईजेक करके रखिएगा, प्राकृतिक विधि से उसमें क्षुब्धता बनी ही रहेगी। मतलब जिस सुख का जो वो सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है वो उसका पूरा होने वाला नहीं, उसकी निरंतरता नहीं होगी। ये प्राकृतिक विधि से ही है। ऐसा एक भी आदमी क्या ये संसार में अपने को दिख सकता है जो समस्त भोगों को प्राप्त कर रहा हो, सब मिल रहा हो और उससे वो तृप्त हो? यदि हो जाता तो अपने को ये सब अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा यदि आदमी अपने को दिख जाए कि जिसको सारे भोग मिल रहे हैं और उस भोग की उसको निरंतरता है, मतलब उसमें उसकी सुख की निरंतरता है, क्या लगता है ऐसा है कोई संसार में आदमी जो भोग से निरंतर सुखी हो पा रहा है? नहीं भैया, नहीं, अगर ये होता तो फिर ज्ञान की तलाश ही नहीं थी। होता ही नहीं। यही तो प्राकृतिक, कितना भी पैसा किसी के पास हो जाए उसमें भोग की निरंतरता में, भोग में निरंतरता होती ही नहीं है, सुख की निरंतरता होती ही नहीं है। और अल्टीमेटली वो भी थकता ही है। हाँ भैया, और इवन कई बार ऐसा भी देखा गया कि वृत्ति और चित्त जब अपना थोड़ा वो डोमिनेट करती हैं, तो जनरली उसको अवॉइड करते हैं, उसको अवॉइड करते ताकि वो समीक्षा हो ही नहीं पाए, रोकते हैं उसको, देखना ही नहीं चाहते हैं उस तरफ। वो ये तो बेहोशी वही है ना, ये इसी को तो बेहोशी कर रहा है कि मन जो है वो इतना पावरफुल है कि वृत्ति और चित्त को वो इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता है। क्योंकि यदि वृत्ति और चित्त क्रियाशील हुए तो उसमें परेशानी शुरू हो जाएगी। अब वो देखेगा कि यार मन का जो भी आशा है वो इससे पूरा होने वाला नहीं है। वो मन की आशा के लिए जो वो वृत्ति और चित्त को प्रयोग कर रहा है, तो वृत्ति और चित्त देखेगा मुझे जिस कार्य के लिए मन प्रयोग कर रहा है मन का वैसा आशा पूरा कभी नहीं होने वाला। जैसे वृत्ति और चित्त को दिख गया ये लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद से सुख नहीं है, तो अब उसके लिए मुश्किल हो गई। क्या मुश्किल हो गई? मन का वो दबाव को झेलना नहीं चाहता है, बट जो अभ्यासवश उस दबाव को झेल भी रहा है। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? कि वो उसमें अब जो है ना, देखेंगे ट्रांजिशन फेज में आ गया कि ना तो उसके दबाव में है ना ही उससे मुक्त भी है। क्या ये मेरी बात पकड़ में आ रही क्या? कि ये इससे एक बेटर स्टेज जो आया उससे जो ज्यादा हमने देखा जहां पर वो हो ही नहीं रहा है। अब इससे एक बेटर स्टेज है जहां पर चित्त वृत्ति जो है मन का समीक्षा कर रहा है, बट वो मन के दबाव में आ भी जा रहा है। हाँ भैया, ये हाँ, ये स्थिति तो आती है भैया। ये स्थिति हम लोगों की होगी। हाँ भैया। इससे आगे की स्थिति जो है, और इससे भैया एक और जो परेशानी बोलो या कुछ क्या बोले, कि ना तो उसमें जा पाते हैं ना इसमें पूरा yes, जा पाते। वही तो ये ट्रांजिशन होगा ना, क्योंकि उसके बाद जो स्थिति होने वाली है वो ये है। उसके बाद की स्थिति उससे ज्यादा जगह अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसकी पूर्ति हेतु शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की
चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप देने हेतु विचार करने की, बुद्धि में आत्मानुभव के लिए किए गए संकल्प के अनुसार इच्छा की अपेक्षा का नियंत्रित बने रहना ही प्रत्यावर्तन करे। मतलब उल्टा है, मन के अनुरूप वृत्ति काम नहीं कर रहा, वृत्ति के जो विचार है उसके अनुरूप मन का आशा है। और वृत्ति में क्या उत्पन्न विचार है? न्याय धर्म सत्य का विचार। उस न्याय धर्म सत्य के जो विचार हो रहे हैं उसको पूरा करने के लिए मन में आशा का होना, ये उल्टा हो गया। मन की आशा के समर्थन के लिए वृत्ति में विचार नहीं है, वृत्ति में जो विचार हो रहे हैं उसको पूरा करने के लिए मन में आशा को होना। मतलब रुचि मूलक की जगह मूल्य मूलक की तरफ वो ज्यादा जिएगा, व्यवस्था में जीने का उसका विश्लेषण होगा। इसी को कह रहे हैं न्याय धर्म सत्य। जब प्रिय हित लाभ की दृष्टि काम कर रही है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो वृत्ति किसके लिए काम कर रहा है? वो वृत्ति काम कर रहा है मन की आशा। मन की आशा क्या? शरीर मूलक विधि से सुखी होने के लिए। जब उस आशा के लिए वृत्ति विचार हो रहा है तो वहां प्रिय हित लाभ होगा। इसके विपरीत जब बात कर रहे हैं कि वृत्ति में जो उत्पन्न विचार है किस विधि से, यदि चिंतन हो रहा है चित्त में, तो वो चित्त में जो भी चिंतन हुआ उसके आधार पर वृत्ति में विचार हो रहा है किसका? न्याय धर्म सत्य का। उस न्याय धर्म सत्य के जो भी विश्लेषण हुआ, विचार हुआ, उसको पूरा करने के लिए मन में आशा। व्यक्ति सामने आया तो ये हुआ कि भाई ये व्यक्ति है, इसके साथ मुझे न्याय करना है, तो उस अनुरूप इसके साथ मैं कैसे स्नेह सम्मान के साथ प्रस्तुत हूं, ऐसे ही मन में आशा का होना। मूल्यों का जो है वो आशा होना, मन में मूल्यों की आशा हो, और उस मूल्य की आशा को पूरा करने के लिए आप भाव भंगिमाओं के साथ व्यक्त होते हैं, विनम्रता के साथ, स्वागत भाव के साथ आप व्यक्त होते हैं। ये उल्टा हो गया ना। यहां पर वृत्त जो है मन को क्षोभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन जो है और वृत्ति के बीच में विषमता नहीं है। वृत्ति में जो उत्पन्न विचार हुए उसके लिए मन की आशा को पूरा किया, और फिर मन उसका वृत्ति मूल्यांकन भी करेगा कि जो हमने मन में जो आशा हुई सुख की, है ना, ये मूल्य मूलक विधि से जीने का, वो उस हिसाब से जब हमने जिया तो उसका मूल्यांकन वापस वृत्ति करेगा कि इससे हमको सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। वो करेगा कि हाँ हुआ। रुचि मूलक से मूल्य मूलक दीर्घ परिणामी होता है। रुचि मूलक में जब तक आपका उसका संयोग है तभी तक आपको सुख भासता है, मूल्य मूलक में उससे बहुत ज्यादा देर तक सुख होता है। तो वृत्ति को जो एनालिसिस करेगा कि भाई ये तृप्ति हुआ, मन की तृप्ति हुई, तो मन और वृत्ति के बीच में विषमता का अनुभव वृत्ति को नहीं होगा। क्या ये बात ठीक लग रही है? मतलब ये हुआ कि वृत्ति में प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य पुष्ट होने लगा है, और वो मन को भी अच्छा लगने लगा है। बिल्कुल उसे मन को सुख सुख लगने लगा है। तो बिल्कुल इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे मन को तृप्ति हुई। बिल्कुल तो यानी कि वृत्ति में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उससे मन में सुख हो रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है। ऐसे लोग भी आपको दिखते होंगे संसार में, अभी भी देखेंगे ना। ज्यादातर लोग सिर्फ यही है कि मतलब मन की आशा के समर्थन में ही जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो चार विषय पांच संवेदनाओं से ही सुखी होने के लिए जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो परिवार में जिनके साथ भी अपने संबंध को पहचाने हैं, वहां पर वो लगता है कि नहीं मूल्यों का आस्वादन उनमें होता है, नहीं होता। आप देखेंगे, हाँ देखिए ना, व्यक्तियों में मूल्यों का आस्वादन होता है। वो अपने को जो भी है उससे ज्यादा अपने बच्चे के लिए करना ही चाहते हैं, वहां मूल्य ही तो प्रधान है। लेकिन भैया यहाँ पर जब मूल्य प्रधान है, पर्टिकुलरली जिसमें हमने संबंध देखा है, तो लेकिन कभी कभी वहां पर उस मूल्य संबंध के में मूल्य को निभाने के लिए, निर्वाह करने के लिए कई बार हम न्याय के साथ नहीं हो पाते, तो वापस फिर ये विरोधाभास आ जाता है।
वही ना, अब आप यदि उसमें दो चीज है, यदि आपने मूल्य को ना पहचाना है और मोह बस आपको सिर्फ निर्वाहना है, तो वहां दबाव है। हमारे को उसके प्रति कोई मूल्य का भाव नहीं है, लेकिन हम मोह बस जो है उसके साथ निभना भी है, तो उस दबाव बस यदि हम व्यक्त होते हैं तो झंझट होता ही है, वहां मूल्य थोड़ी है। नहीं, यहाँ एक डिफरेंस देखता हूँ भैया कि मोहवश नहीं होता है। कई बार आपका एक कमिटमेंट होता है या जो आपके प्रति उन्होंने किया है उसके प्रति कृतज्ञता भी होती है, लेकिन उस मोमेंट में जो चीज को हमें हमसे सपोर्ट मांग रहे हैं वो न्याय के आधार पर नहीं होती। ना भैया, अभी की स्थिति में तो ऐसे ही है। क्योंकि माता हम पिता। क्योंकि हमारे अंदर एक प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन बाकी लोगों में नहीं हुआ है, और वो कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनके उन दबाव में या उस संबंध को बचाने के लिए हमें कई बार, या उस संबंध का जो दबाव, एक पहले जो उन्होंने हमारे लिए किया हुआ कृतज्ञता का जो भाव है वो भी एक दबाव बन जाता है। कृतज्ञता का भाव भी दबाव की तरह काम करता वही ना, तो यहीं पर तो धीरता का परिचय होता है। धीरता वीरता उदारता का मतलब यही है कि भाई हमारे में यदि है कृतज्ञता का भाव और वो गलत दिशा में है, तो हम क्या करें, उनका साथ दें या फिर हम उनका साथ ना दें लेकिन विरोध भी नहीं करेंगे। चलिए इस पे तो आएंगे बाद में भी। वैसे अभी तक जो चर्चा हुई इस पे बाकी लोग, और क्योंकि अपन दोनों ही सिर्फ 1 to 1 हो गया है, बाकी लोग भी इन्वॉल्व है। हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी भैया। बाकी और कोई भैया दीदी, कोई और कुछ रखना चाहेंगे? भैया ये ये देखने में आता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए परिवार प्रायोरिटी है या संबंध प्रायोरिटी है, या इवन जो कमा रहे हैं वो भी परिवार के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जब वो परिवार में आते हैं तो मूल्य और संबंध, ये वाली जो स्पष्टीकरण जैसा अपने दर्शन में दे रखा है, वो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से वो संबंध भी नहीं बन पाते। तो वो उनकी वो न्याय की अपेक्षा या चाहना वो सब रहती है। मतलब एक तरीके से कर तो वो परिवार ही के लिए रहे हैं, लेकिन वहाँ क्लैरिटी नहीं होने की वजह से वहाँ वो मतलब परेशानी हो जाती है। वो अपनी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, अपनी मान्यता दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशंस ज्यादा बन जाती है। तो समझ के अभाव में वो जो सो कॉल्ड जो न्याय या संबंध या ये सारी चीजें होती है ना, ये हो नहीं पाती हैं। तो वो कहने को तो ऐसा हो रहा है कि प्रिय हित लाभ में नहीं जी रहे और न्याय की तरफ जाना चाह रहे हैं, न्याय कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन वो बेसिकली होता नहीं है वैसा। कोई उसका रीजन है ना, हमने धीरता वीरता और उदारता को पहचाना नहीं। धीरता का मतलब ही क्या है, इसका डिफिनीशन देखेंगे कि दूसरे, हम जो है दूसरे के न्याय या अन्याय से प्रभावित नहीं होंगे। हमने निर्णय किया कि मुझे न्याय करना है तो मैं करूंगा, चाहे दूसरा न्याय करे या ना करे। अभी हमारा न्याय जो है वो किस पर आधारित है? दूसरे के न्याय पे आधारित है। यदि उसने हमारे साथ मूल्य का निर्वाह किया तब तो हम करेंगे, यदि नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। ये बहुत क्लोज रिलेशन की भी बात कर रहे हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, यहां तक भी बात कर रहे हैं। बहुत छोटे में देखेंगे तो बच्चे के साथ जो है हम अपन धीरता रख पाते हैं। बहुत छोटा जब बच्चा रहता है तो वो न्याय करे या अन्याय करे, हम अपनी तरफ से न्याय करते ही हैं। लेकिन वो बड़ा होता है तो वहां पर भी वैसा ही हो जाता है जैसे माता पिता भाई बहन के साथ हो जाता है। वहां धीरता नहीं है ना, वहां आपने जो मूल्य का जो स्वयं में निष्कर्ष निकाला कि भाई मुझे मूल्य में जीना है, वो जो मूल्य में जीना है वो दूसरे के मूल्य में जीने पे डिपेंडेंट है तो ऐसा ही ना, जिसको अपन धीरता कर रहे हैं कि अपने को अब धीरता में जीने का अभ्यास करना होगा। यदि मान लेते हैं कि अपने परिवार में बहुत क्लोज में मान लेते हैं माता पिता के साथ ही, जैसे अभी बात हो रही थी कृष्ण भैया की, मान लेते हैं कि माता पिता के साथ भी अपने को ये हो गया कि भाई अब वो जो है वो कुछ मान लेते हैं गलत कर रहे हैं या कुछ है हमारे साथ मूल्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? हम भी क्या मूल्य का निर्वाह ना करें उनके साथ, या फिर हम अपनी तरफ से जो है धीरता को बना के रखें, हम तो मूल्य का निर्वाह करेंगे। हमारा हिम्मत टूट जाता है, हमारी धीरता टूट जाती है और हम खुद भी अन्याय करने लग जाते हैं। गड़बड़ी यहाँ है, वो अन्याय कर रहे हैं वहां पर से ज्यादा गड़बड़ी जो मुझे लगता है, हमारी धीरता जो टूट जाती है और हम भी अन्याय करने लग जाते हैं। यहां मैं मानता हूं फंडामेंटल जो है हो गया ब्रेक, गड़बड़ी हो गई। क्योंकि उनमें उनका जो जागृति है वो उनके प्रयास से होगा, हमारी जागृति हमारे प्रयास से होगी।
तो हम अपनी अनुसार यदि उनमें धीरता, ये जो है न्याय की अपेक्षा की है कि नहीं उनको तो न्याय ऐसा करना ही चाहिए, उनको मेरे साथ ऐसा मूल्य का निर्वाह करना ही चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूंगा। सारा जड़ तो यहीं पर लगता है मुझे। तो मैं भी इसी प्रॉब्लम को ही अभी आइडेंटिफाई करके मैं भी इसी का ही अभ्यास कर रहा हूं कि मान लेते हैं सामने वाले ने नहीं किया, तो अब उसमें मैं क्या करूं? मैं भी अन्याय करूं उनके साथ, या मैं अपनी धीरता को बना के रखूं? पर भैया क्या वो आपकी धीरता को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक्नॉलेज कर भी पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है यहीं पर ही मूल जागृति की जो प्रेरणा है दूसरे को जो मिलती है वो यहीं से मिलती है कि उसने अन्याय किया और आप जो है मतलब धीरता पूर्वक व्यक्त होते रहे, तो किसी न किसी दिन वो जो है ये विश्लेषण करता ही है कि मुझसे ज्यादा उसमें मतलब योग्यता है, वो मुझसे ज्यादा जागृत है, मुझसे ज्यादा डेवलप है, वो आपकी धीरता का मूल्यांकन कर पाता है, वो आपको अपने से ज्यादा जागृत मान पाता है और आपसे फिर वो प्रेरणा लेने को तैयार होता है। यदि आपने भी धीरता का परिचय नहीं दिया तो आपको अपनी जगह पे मानता है और संघर्ष करता है। मैं सीधा इसे उदाहरण देता हूं, अभी अपन जैसे अमरकंटक में है, अम्बा बुआ है, मैं उनमें देखता हूं कि उनमें धीरता काफी है, काफी धीरता है। जहां पर हमारी धीरता खोती है वहां देखता हूं उनकी धीरता नहीं खोती। तो हम मुझ में ये हमेशा ही उनको देख के होता है कि मुझसे ज्यादा जागृत है, तो अपने आप ही जो है उनसे जो है ना मतलब उनके प्रति विनम्रता का भाव या जो भी है, वो अपने आप ही आता है। जिस भी संबंध में यदि हम धीरता का परिचय देंगे तो आज इमीडिएट नहीं लेकिन थोड़े समय में उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि ये मुझसे ज्यादा जागृत है, और उसका जो भी जो धीरता ब्रेक हो रहा था ना वो आपके सामने विनम्रता के साथ धीरे धीरे प्रस्तुत होगा। उसका उल्टा होता क्या है कि हम भी जो धीरता खोते हैं वो हमको अपने बराबर ला देता है या हमसे कम मान लेता है। इस पे मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए हम लोगों के बीच में, ये है भैया कि नहीं ऐसा? थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर कर रहा हूँ भैया। जो भी आपने एग्जाम्पल भी दिया है, तो जैसे आप हैं या श्री राम भैया हैं या गणेश भैया हैं, कुमार भैया हैं, जहाँ भी क्योंकि इस प्रोसेस में जब हम शामिल हो गए हैं, हमारे अंदर भी ये प्रोसेस शुरू हो गया है, तो हम नेचुरली ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, क्योंकि वहाँ एक गौरव का भाव भी होता है या एक ये फीलिंग होती है कि वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं या मेरे से अच्छा जी रहे हैं, तो बन जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ, तो इवन आपकी धीरता का मिसयूज भी होता है, और क्योंकि वो जागृति क्रम में कहाँ है हमें नहीं पता है, और हमारे पुराने डिसीजंस के आधार पर हम उनके साथ संबंध में भी हैं। है ना? पर अगर मिसयूज तो बाबा जी के साथ भी लोगों ने किया, मैं देखूंगा तो बाबा जी के साथ भी मिसयूज हुआ। तो क्या हाँ, उन्होंने अपनी धीरता खो दी? क्या नहीं खोया, मैंने देखा कभी नहीं धीरता खोया उन्होंने। जी जी वो हाँ, पहले से ये मूल्यांकित करके बैठे हुए थे ये भ्रमित आदमी है, ये ऐसा ही करेगा। जी जी हाँ, कहीं कहीं हम उससे ही अपेक्षा कर रहे होते हैं कि वो इस बात को समझ लेगा, वो अपेक्षा ही हमारे लिए दृढ़ता में बाधा बन जाती। एक्चुअली में यही देखिए ना, यही चीज तो आप जिसको जैसे अपने बच्चे होते हैं वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटा बच्चा होता है, बहुत गलतियां करता है, फिर भी अपने को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम ये मान के रखते हैं कि वो गलती तो करेगा, वो ना समझ है। हमारी धीरता का वहां लेवल देखेंगे बहुत ज्यादा होता है। नहीं होता है बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता भी है, बिल्कुल होता है। लेकिन अपने जैसे अब जो अपने समकक्ष भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, वहां पर हम ये मानते हैं कि ये तो बड़े हैं, इनको तो समझदार होना चाहिए, उस समझदार के अनुसार उनमें वो मूल्यों का होना चाहिए। हाँ हाँ भैया, इवन बच्चों में भी देखें तो एक एज ग्रुप, हर एज ग्रुप के साथ चेंज होता है हमारा। कि अब है बच्चा ना? 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, तो अब इसमें ये समझ होनी चाहिए। ये जो होनी चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए, वो बाधा बन जाता है फिर कभी कभी। एक्चुअली में इसमें देखिए अपने को यही तो कह रहे हैं कि यही तो अपने को थोड़ा सा डेवलप भी होना पड़ेगा। मनुष्य का मूल्यांकन भी होना पड़ेगा निर्वाह करने के लिए। बिना मूल्यांकन के हम निर्वाह कैसे करेंगे? उसकी यथा स्थिति का हमको आकलन होना पड़ेगा ना कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन भैया समस्या वहां पे आती है जब हम
जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो डायरेक्शन उनके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए आगे जाके नुकसानदायक हो सकती है। तो वो बात वो नहीं देख पाते हैं, तो वहां पर हमारी धीरता खोती है, जो कि स्पष्ट दिख रहा होता है, जो कि तो अपन स्पष्ट। उसमें करे क्या? अच्छा मान लीजिए उनको नहीं दिखता है, जैसे मैं भी बताता हूँ, हमारे भी घर में है सारा कुछ समस्या, क्या करें? छोड़ देना पड़ता है, हमारे अपने तरफ से जो दायित्व कर्तव्य है हमको बता देना पड़ता है, बाकी छोड़ना ही पड़ता है। ये वही चीज है, बार बार अपन वापस यहीं पर आ गए कि अपन बलपूर्वक जो है इन चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये पंचेंद्रियों द्वारा सुखी होने का प्रयत्न आप जो कर रहे हैं उसकी सुख की निरंतरता नहीं है, सुख की निरंतरता नहीं है। जब तक वो खुद करके नहीं दिखेगा तब तक उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। यस भैया, आपका एग्जैक्टली। मूल्यांकन हो गया तो ये हम ये बलपूर्वक जो है उसको भी मूल्यांकित कराने का प्रयास करते हैं, यहीं पर तो हम फंस जाते हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली यही फसावट है। एग्जैक्टली। तो पर ये जो भैया अपन यहाँ, लेकिन भैया यहाँ पर एक और विरोधाभास जो आता है, वो ये आता है कि हम ठीक है, चलो हम उनको, अब उनको जब वो नहीं करेंगे, परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन वो जो अपनी प्रैक्टिसेस में वहां हमें परस्यू करते हैं, तो उसको कैसे लें? भाई देखिए ना, जैसे हमारे यहाँ परस्यू करने की कोशिश कर, भाई हम नहीं कर सकते, हम तो वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। तो भैया फिर संबंध दांव पे नाराज होंगे, है ना? संबंध हमसे संबंध हमसे दांव पे मुंह, लग संबंध दांव हाँ, पे लगते भैया, संबंध दांव पे लग जाते हैं, अगर नहीं समझ नहीं का है ना, काम में बहुत डिफरेंस हो तो। नहीं नहीं, अब देखिए क्या है, वो हमसे नाराज होंगे, मुंह फुला लेंगे, है ना, हमसे बातचीत नहीं करेंगे। जी। तो मैं इसकी एक बात बताता हूँ कि एक अपने बारे में घटना बताता हूँ जो बाबा जी के साथ जो है हुआ था। मतलब बाबा जी ने मुझे बताया था। मैं भी यही जो आप बोल रहे इन सब चीजों से ही दुखी होकर के बाबा जी के पास ही बैठा हुआ था और पैर दबा रहा था कि कैसे करें। हम इस रास्ते में जाना चाह रहे हैं और वो हमको जो है उस रास्ते में खींच के ले जाना चाह रहे हैं, क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, भोग करो, है ना, और हमको भी ला के दो। और इसमें हमारे उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। तो अब इस चीज से मैं भी बहुत परेशान था। मैं भी यही निष्कर्ष पर निकला कि भाई दूरी जो है, संबंध तोड़ लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। बाबा जी बैठे हुए थे, है ना, देखिए उनको मनस्थिति पता चलती थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझे अपने आप ही कहा, अभी के वर्तमान स्थिति में हमारे को उदारता पूर्वक जीना पड़ेगा, हम विरोध करके नहीं जी पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अभी के वर्तमान स्थिति में हमें उदारता पूर्वक जीना पड़ेगा, है ना, हम विरोध करके नहीं जी पाएंगे। वो अपनी तरफ से हमारे लिए दरवाजा बंद कर ले, हमको अपनी तरफ से बंद नहीं करना चाहिए। क्या सुंदर बात कही उन्होंने। बहुत ही बढ़िया। वो अपनी तरफ से बंद कर ले, हमसे नाराजगी, हमसे बात करना बंद कर दे, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी बंद नहीं करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ ना भैया कि हम उन चीजों को जीते रहेंगे जो हमें नहीं जीनी है, बट हाँ, हमारा भाव के तल पर हम उनके साथ बने रहेंगे, और बिल्कुल उनकी उन चीजों में शामिल नहीं होंगे जो अभी अभी हमें ठीक नहीं दिखती। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया, कई बार जो आजकल जो एक नॉर्मल रूटीन बन गया है कि जो इवन मेरे मेरे एज ग्रुप के लोगों में भी, मैं 50 के आसपास हूँ, कि नाइट को 9 बजे उनके कोई भी पार्टी वार्टी या कोई भी फंक्शन, बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन रात को 9 बजे शुरू होता है, और फिर रात को 11 साढ़े 11 तक चलता है, जिसमें हर तरह का खाना पीना भी वही, जो नहीं खाने की चीज़ें वो रात में भी खाई जाती हैं। तो वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। लेकिन मैं, मान लो मेरा साथी उसमें कंफर्टेबल ही नहीं, इवन वो उसमें उसकी रुचि है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, क्योंकि जैसे श्री राम भैया का भी हुआ, तो उन्होंने बोला कि तब तक आप वैसे ही बने रहो। वो मुझे थोड़ा सा नहीं नहीं समझ में आया बात, कि जैसे थे वैसे बने रहो उनके सामने। तो वो फिर हमारी हमारी तो पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, इवन वो पनिशमेंट टाइप हो जाता है, और फिर ग्रोथ भी क्या है फिर हमारी। देखिए ये सब चीजें सबको झेलनी पड़ती। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी जब कॉलेज में था ना, तो उन लोग जिस तरीके से अपना मतलब दिनचर्या था, है ना, मैं उसमें शामिल नहीं होता था। जैसे हमारे दोस्त लोग ही बहुत क्लोज हैं, सब कुछ है। अब एक बार क्या हुआ ना कि मतलब कॉलेज बताता हूँ कि लगभग सभी लोग जो है मतलब एक तरीके से दारू बीड़ी सिगरेट पीने ही लगते। एक बार पूरे सभी ग्रुप की पार्टी हुई और सभी लोगों ने दबाव बना दिया मेरे ऊपर कि आज यदि नहीं पियोगे तो मतलब दोस्ती खत्म। हमने कहा खत्म हो जाएगा, यदि दोस्ती दारू से है तो ये क्या मतलब इस दोस्ती का, है ना। तो जी। वो एक्चुअली में वो दबाव उन्होंने बनाया, मैं नहीं किया। और वो कहने मात्र के लिए होता है, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए अपने को वही कहना होता है कि हमारे को
मतलब इस चीज का एक कठिन तो है कि हम वहां रहते हुए भी, शारीरिक रूप से रहते हुए भी मानसिक रूप से नहीं है। हम उनके साथ शारीरिक रूप से हैं, निर्वाह करने के लिए हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम उसमें आसक्त नहीं है। यदि ये डर है कि हम भी आसक्त हो सकते हैं, तब तो दिक्कत है, तब तो अपने को दूर रहना पड़ेगा। यदि हमने ये देख लिया है कि हमारे में उसका प्रभाव नहीं पड़ना है, तो बस संबंध निर्वाह के लिए साथ बने रह सकते हैं। वो अपने आप ही धीरे धीरे, उसके बाद दोबारा किसी ने मेरे पर कोई दबाव नहीं बनाया, कभी किसी ने दबाव नहीं बनाया। इनफैक्ट बाबा जी ने भी, मैं 2010 के बाद जब मैं मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था, तो बाबा जी के पास बैठा हुआ था, तो एक बार मुस्कुरा के उन्होंने भी मुझसे पूछा, कभी दारू बीड़ी सिगरेट पिए हो? तो मैंने कहा नहीं बाबा जी नहीं पिए। तो बोले बच गए? बोले जी बाबा जी। बोले आश्चर्य। ऐसा वो भी मजाक किए कि उनको ही पता है कि कॉलेजों में क्या होता है, सारा कुछ होता है। तो मुझे जो लगता है भैया कि यहाँ पर ना, मतलब अपने को ये करना पड़ेगा कि हम मतलब प्रभावित ना भी हों और संबंध भी बचा रहे, कैसे करें। यदि उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही आ गया, हम ही उसमें आसक्त हो गए, पता चला उनके खान पान और जो भी चीज है उसके स्वाद में हम ही लग गए, तो वहां तो पता चला हमारी ही गाड़ी छूट गई। तो अपना संकल्प के साथ, यदि हमको लगता है कि भाई वहां पर उनके साथ जाने से हमारा ही जो है मतलब गड़बड़ी हो सकता है, तो नहीं जाएंगे। तो अपनी क्षमता का आकलन के साथ हमको जो है कितना तक का निर्वाह करना है, नहीं करना है, वो आकलन करना होगा। हाँ हाँ। नहीं वो तो भैया समय, थोड़ा सा अगर समय हम और हमारी पूरी वो बन जाती है, हमारी निष्ठा बन जाती है, तो वो धीरे धीरे वो लोग इस तरह के प्रोग्राम में आपको बुलाते ही नहीं। वो फिर बिल्कुल नहीं मिला। आपके साथ निर्वाह करने के, आपके साथ प्रोग्राम में अलग टाइप के ही बनेंगे फिर वो। उस तरह के प्रोग्राम में वो आपको एक तरह से आपको अलग ही कर देते हैं, वैसे ही वो अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि उनको आप जैसा व्यक्ति उस वातावरण में चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि वो उनके लिए भी कहीं कहीं बाधा बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सब चीजों में मुझे लगता है भैया अपना पुराना जो जिया हुआ है ना, वो भी जो है ना काउंट होता है। जैसे अभी हम लोग अपने दोस्त लोगों के साथ मान ली जैसा जिए, जी पुराना हमने जैसा खान पान या जो भी उनके साथ जो है मौज मस्ती सब कुछ किया है लंबे समय तक, और सडनली हम जो है इन सब चीजों को छोड़ना चाहते हैं, तो ये कन्वे होने में उनको भी समय लगता है। हम सडनली यदि करने चाहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, आज तक तो ये सब कुछ हमारे साथ कर रहा था और आज के दिन ऐसा करने लगा। तो बिल्कुल सही। ये कन्वे होने में थोड़ा उनको भी समय लगता है कि नहीं, इसमें ये चीजें अब नहीं चाहता है, नहीं मतलब परिवर्तन हुआ है, तो वो भी उनको एक्सेप्ट होने, पहले आपको एक्सेप्ट होने में समय लगा, और ये एक्सेप्टेंस उनमें होने में भी तो थोड़ा समय लगेगा। जी जी जी। नहीं भैया एक्चुअली जो फ्रेंड सर्कल, या हम थोड़ा इवन ब्रदर सिस्टर की भी बात करें, वहां तक भी ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। पर्टिकुलरली आपका जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, वहां अगर गैप ज्यादा है इस तरह का, तो ज्यादा मुश्किल होता है उसमें। है ना, जो जितना निकट संबंध है भैया वहां तो उतना ज्यादा तो होगा ही ना। हाँ, क्योंकि उनका जीवन का जो खुशी है वो इन्हीं चीजों में है। जैसे ये चीजें अगर आप इस चीजों में, और क्योंकि वो डिपेंडेंट भी हैं इन चीजों, अब हमारा जो यहाँ की जो सिस्टम है हमारी, कि पति पत्नी साथ ही जाएंगे, कहीं भी जाएंगे किसी भी प्रोग्राम में, फिर वो अकेले भी नहीं जा सकते। तो वहां पर थोड़ी सी बाध्यता जैसी बन जाती है। भैया ये यदि इस चीज का देखना हो तो मैंने बाबा जी में अद्भुत देखा जीना। मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसा था कि कैसे ये व्यक्ति ऐसा जी पाते हैं। परिवार में हर तरीके के लोग हैं, सभी ज्ञान की ही ओर आकर्षित हैं ऐसा नहीं है बाबा जी के ही परिवार में। लेकिन मैंने देखा कि उनको सब व्यक्ति के साथ कितना सुंदर निर्वाह कर पा रहे हैं। वो अपना जो कार्यक्रम है वही करते हैं, दूसरा जो भी उनके परिवार में जो कार्यक्रम वो कर रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही दूसरा कोई इन पे हस्तक्षेप कर रहा है। तो एक तरीके से कहें कि मैंने उनको जो देखा कि एक गृहस्थ और एक सन्यासी का अद्भुत कॉम्बिनेशन देखा मैंने। एक गृहस्थ के रूप में, भाव के रूप में, मूल्य के रूप में जितने भी संबंध हैं उनके परिवार में सब लोगों के साथ वैसा मूल्य का निर्वाह करते हुए भी जो दूसरा गलत कर भी रहा है उससे मन से वो विरक्त थे। कोई मोह नहीं, कुछ नहीं, कोई गलत कर रहा है तो उसमें हम उसको रोके या कुछ करें, उसके जागृति का स्तर है। वो हमारे पास आएगा तो हम तो उसको सही ही चीज बताएंगे। अभी हम ही जो है ना मोहवश जो है कंफ्यूज जाते हैं। मैंने उनके जीने में अद्भुत चीज देखा, वो हर तरीके के व्यक्ति के साथ इतना सुंदर ढंग से जी पाते थे निर्विरोध पूर्वक। वो गलत कर रहा हो तो भी निर्विरोध पूर्वक जी पाते थे। मुझे उसकी तो अद्भुत जो स्मृति और जो प्रेरणा है कि
कि हर स्थिति परिस्थिति में उनको जीना आता था। हमारे को नहीं आता है, हम परेशान हो जाते हैं। ये आज सुबह सॉरी मैं हाँ भैया लेट ज्वाइन बोलिए। किया थोड़ा। हम्म, आज सुबह का जो सेशन हुआ था अभ्यास दर्शन में, बहुत ही सुंदर तरीके से इसी चीज को पूरा डिस्क्राइब किया गया था कि विरोध का विरोध, विरोध का दमन और विरोध पे विजय। तो निर्विरोध होना, समझदार होके निर्विरोध होने से वो निरंतरता बन जाती है। आप दबाववश निर्विरोध हो जाओगे या विरोध का विरोध करके निर्विरोध हो जाओगे कि भाई एक बार हमने उन सामने वाले को इतना दबा दिया कि अब वो हमसे विरोध नहीं कर पाएगा, इस तरह के विरोध के दमन में या विरोध के विरोध में निरंतरता नहीं बनेगी। विरोध से विजय जब आ जाएगी तब वो फिर एकदम निरंतर बनी रहेगी कि समझ के भाई परिवार का आदमी है तो उसके अपना एक इस शरीर यात्रा में एक संबंध है, और जीवन के रूप में उसका एक अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न पहचान के वो जैसे जी रहा हो उसको वैसे स्वीकार कर लेना, और अपनी बात को शिष्टता से रख भी पाना, और निश्चित दूरी बना लेना कि भाई इस मामले में आपका विचार और मेरा विचार ये ऐसा ऐसा है। ये बहुत इजी तरीका है कि आप परिवार में भी इन चीजों को बहुत अच्छे से जी सकते हो। जैसे भी मैं मेरा उदाहरण में बता सकता हूँ कि मेरी वाइफ को मंदिर पूजा पाठ ये सब में बहुत ज्यादा उसका विश्वास है। तो हम लोग का पहले बहुत ज्यादा ऐसा विरोध होता था कि भी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ये पूजा नहीं करना है, ये हवन नहीं करना है, ऑल दैट स्टफ। लेकिन धीरे धीरे ये सब जो मध्यस्थ दर्शन के कारण चीजें समझ में आई, तो बहुत इजीली सहजता से वही चलो ये हवन करने बैठना है क्या, चलो बैठ जाते हैं, हवन में जैसे जैसे करना है वैसे कर लेते हैं। मतलब कोई विरोध नहीं, वो पंडित जी के प्रति कोई विरोध नहीं, उस रिचुअल के प्रति कोई विरोध नहीं, वो जैसे भी कर रहा है कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना बहुत स्पष्ट और क्लियर है कि भाई इन सब चीजों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि ये सार्थक है। लेकिन अपना संबंध इन चीजों से ज्यादा बड़ा है, तो अपने संबंध के लिए ये काम करने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बिल्कुल तो भैया। मैंने तो खुद से करके एक्सपीरियंस करके मैं बता रहा हूँ कि भाई ये बहुत इजीली होता है। विरोध पे विजय पाने के लिए सिर्फ समझदारी की जरूरत है, समझदारी के साथ ईमानदारी, ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी, और फिर भागीदारी। ये चारों अगर अपन सही तरीके से यूज कर लेते हैं तो बहुत इजीली ये हो सकता है। बहुत फ्रेंड्स है मेरे साथ जिनके साथ पहले हमने बैठ में साथ में ड्रिंक किया भी है, अभी भी उनके साथ बैठना होता ही है। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं, आज कोई फंक्शन है, इधर है, चल यार तू एक सिप ले ले, एक ऐसा ले ले। तो उसमें भी कोई ऐसा अपने शरीर का शोषण नहीं होना चाहिए, उतना ध्यान रखते हुए उनके साथ बैठना उठना जाना सब कुछ बहुत सरलता से हो जाता है। और सबको पता है कि ये तुमने पता नहीं क्या ये करते रहते हो, ये तुम्हारी जीवन में क्या, ये वो सब बातें होती है आराम से। जब मन होता है, जब कोई आदमी समझने के हिसाब से बात करता है, जब नहीं मन होता है तो ठीक है भाई, नहीं करना है तो रहने देते हैं, दूसरी बातें करते रहते हैं इधर उधर। तो जो निरंतरता से इस अपनी पवित्र मतलब समझदारी और ईमानदारी के साथ अपन हमेशा बने रहेंगे, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा इसमें सहयोग मिल सकता है। ये मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ भैया, मैं भी आपके ही वाली बात से सहमत हूँ। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रही थी कि अगर संबंध पहचान जाते हैं तो संबंध प्रायोरिटी पे आ जाता है और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। फिर संबंध को निभाने के लिए फिर जो भी मतलब उनका मन है तो उसका हम विरोध क्यों करेंगे, फिर उससे संबंध में तो दूरी ही बनेगी ना। तो वो चीज, वो जो भी एक्ट है, कोई पार्टी हो गया या कोई पूजा पाठ या कुछ भी है, वो इतना टाइम नहीं लेगा जितना कि विरोध के बाद में हम इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे। तो बहुत ही सुखद हो जाता है कि आप अपना वाला प्रैक्टिसेस करो। और ये और भी खूबसूरत बात ये है कि जब हम ये प्रैक्टिसेस करके और उनके साथ में हम अपना विरोध खत्म कर रहे हैं तो ये चीज भी तो अगले को दिखाई देगी ना। रादर देन कि हम इस मान्यता से जुड़ जाएं कि नहीं, ये जो दर्शन कह रहा है यही सब
मतलब ऑब्वियसली हमको दर्शन से ही तो पता चला है, लेकिन दर्शन, मैं तो दर्शन के हिसाब से ही करूंगा, और जो तुम कर रहे हो ये तो उचित नहीं है, या इसका कोई सेंस नहीं है, वो कह करके हम विरोध ज्यादा क्रिएट करेंगे रादर देन कि हम संबंध क्रिएट करेंगे। तो वो बहुत मतलब फ्रेंड सर्कल वगैरह का तो खैर चलो एक अलग डायमेंशन हो जाता है, पर स्पाउसेस के साथ में तो हम ये नहीं कर सकते ना। तो वहां तो संबंध जब प्रायोरिटी पे आएगी तो बहुत सारी चीजें मतलब बहुत आराम से डिसॉल्व हो जाती हैं। दिस इज व्हाट आई आल्सो फील। बिल्कुल वही, मतलब तर्क ज्यादा श्रेष्ठ या मूल्य ज्यादा श्रेष्ठ? हम तर्क विधि से चलेंगे या मूल्य विधि से चलेंगे? दोनों हो जाए तो और भी अच्छा है। तो अपन क्या है, मूल्य को ताक पे रख के सिर्फ हम लॉजिकली चलना चाहेंगे ना, तो संबंध का निर्माण नहीं होता है, वो टूट ही जाता सही बात है, बहुत सही है ना। तो मुझे उसमें एक बड़ा चीज ये भी लगता है ना, कि थोड़ी सी जो मुश्किल होती है, अहंकार भी डेवलप होता है। अपन इस चीज को पढ़ लेते हैं तो उसके मूल्यांकन में कहीं ना कहीं जो है ना, हम अपनी जागृति को ज्यादा मान लेते हैं, अपने को ज्यादा विकसित और सामने वाले को कम विकसित मान करके ना, उसकी एक तरीके से कहे ना अवमूल्यन करके, उसके उसका जो है उसको छोटा हम समझ करके उसका व्यवहार करते हैं। तो ये छोटा मान करके जो व्यवहार करते हैं उसमें मूल्य का निर्माण नहीं होता है। बहुत सुंदर भैया, बहुत सही और बहुत सटीक। ये बहुत जल्दी से इससे ये फिसलना बहुत ही नेचुरल है। इस फिसलने से बचने के लिए जीवन ज्ञान या अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हर जीवन को उतना आदर करना और दिल से उतना आदर करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत सही बोल रहे हो भैया। बिल्कुल भैया, एक तो कहीं अपन लोग जो है ना, मतलब दूसरे के जिसको भी छोटा मानते हैं ना, उसके जो छोटी छोटी हरकतें हैं ना, उसको लेकर के अंदर खिन्न होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और कुछ समय तक तो उसको जो है अंदर ही परेशान होते, बाहर व्यक्त नहीं करते हैं। किसी समय जा करके हमारा ब्लास्ट हो जाता है, तुम कचरा आदमी हो, ये हो, बेकार हो, ऐसा हो, वैसा हो, बोल ही देते हैं, है ना। कोई लेवल नहीं है अरे तुम्हारा। भैया, जबकि उल्टा है, देखेंगे बाबा जी के साथ मैं देखता हूँ कि बाबा जी के कंपैरिजन में हम लोग का तो कोई भी मतलब उस तरीके से जागृति का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। कभी उन्होंने हमारे को ये एहसास होने दिया कि आप जो है हमारे से बहुत कम हो। वो हमेशा ये कहते रहे आगे की पीढ़ी आके, मैं तो सबसे मिनिमम ब्यूटीफुल आदमी हूँ, हमसे सब अच्छा ही जिएंगे। मतलब इतना उत्साह जो इतना उनमें, जैसे अभी आए बाबा जी, आपको जो समझ में आया कितना समय लगेगा? 6 महीने में समझ में आ जाएगा, पूरा पुस्तक पढ़ लो, अध्ययन कर लो, 6 महीने में समझ में आएगा। आपको लगे इतने साल, हाँ हमको तो अंधेरे में तीर चलाना पड़ा, आपको अंधेरे में तीर छोड़ चलाना है। तो वो सबको ऐसा कि भाई आप हमसे आगे हो, कभी किसी को हमसे बहुत कम हो ऐसा कभी किसी को महसूस होने नहीं दिया। आश्चर्य होता है मुझे। जबकि अपन अपनी स्थिति देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लिया है ना, विश्लेषण हमारा हो गया और देखने की क्षमता डेवलप हो गई, है ना, तो हम अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं और संसार को जो है मानने लगते हैं निकृष्ट है, बेकार है, कचरा है। और पूरे संसार का जो है समीक्षा करके, है ना, सबके बारे में उटपटांग बोलते रहते हैं कि सभी फंसे हुए हैं, है ना, इससे कुछ नहीं होना है, ये नहीं होना है, वो नहीं। कितना डिफरेंस है। बहुत ही सुंदर भैया। ये ना, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बोलता हूँ। मेरे को ये अजय जैन भैया है ना, जो सूरत में रहते हैं, उन्होंने मेरे को हाँ, बहुत अच्छी ये सेंटेंस दिया था। ये विशिष्ट से साधारण की यात्रा है। मध्यस्थ दर्शन का पहला कुछ समझ में अपने को आया तो अपन विशिष्ट से साधारण जैसे जैसे होने लगते हैं, तो मतलब कि मध्यस्थ दर्शन कुछ अपने पकड़ में आने लगा। तो एक साधारण मानव की जगह अपने को अब बना लेते हैं, और हर आदमी से आदर पूर्वक हर आदमी में श्रेष्ठता ढूंढने की आदत अपनी हो जाती है। तो फिर चारों तरफ यही देखते रहते हैं कि इसमें क्या श्रेष्ठता है जिसको मैं ढूंढ लूं, मैं पहचान लूं और उसका सम्मान करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया भैया, ये बहुत सही आपने एकदम मार्मिक बात बोली है कि एंड इट हेल्प्स अ लॉट। मैं तो इसको रोज के इंटरेक्शंस में हर आदमी के साथ जब करता हूँ तो कोशिश करते हैं, बहुत सक्सेसफुल है ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी यात्रा चालू है, लेकिन काफी हद तक ये बहुत अच्छे से हो जाता है। अब उसमें प्रॉब्लम वही होती है कि जितना ज्यादा अपने पे एक्सपेक्टेशंस रहता है, उतना जहाँ जहाँ अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि भाई इतनी जगह पे भी अपने को वो एक
जैसे अपन साधारण बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो असाधारण रहना चाहते हैं उनके साथ इसको करने में बड़ा चैलेंज आता है। ऑफिसेस में, एटमॉस्फेयर में जैसे हायरार्की चार्ट बना हुआ रहता है, तो सुपीरियर सीनियर जूनियर का रोल रहता है। काम करने वाले लोग रहते हैं, सुपरवाइजर लोग रहते हैं, मैनेजर लोग रहते हैं। तो अपन बने कितना भी सिंपल बन जाओ, मैनेजर को सिंपल होना पसंद नहीं है। मैनेजर को लगता है कि नहीं, मैं एक स्पेशल हूँ। तो जितने जितने लोग तो स्पेशल जो बने रहते हैं उनके साथ इसको करने में थोड़ा चैलेंज आता है भैया, बहुत बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। लेकिन अपने में साधारण बनना बहुत पहला कदम, बहुत बढ़िया कदम ये हो सकता है, ये अपने हाथ में है। और इससे धीरे धीरे अपना बिहेवियर ही प्रमाण होगा। तो जितना अपन सरलता से रह पाएंगे उतना ही बाकी लोगों को वो दिखता है। वो दिखता तो है, सबको तुरंत दिखता है। बिल्कुल। इसी दूसरों को की वृत्ति कमी निकालने की जगह पे दूसरों की अच्छाइयां का जब वर्णन करने लगते हैं तो अपने को खुद को भी अच्छा लगने लगता है। इसी को ही तो बोल रहे हैं वृत्ति क्षुब्ध मानव। वृत्ति क्षुब्ध का मतलब जो अपने तर्क को श्रेष्ठ मानता है। तो जो वृत्ति क्षुब्ध मानव होगा ना, वो अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को निकृष्ट मान के ही व्यवहार करेगा। और उमा दीदी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? जी भैया जी, नमस्ते सभी को। बस ये सभी की बात चर्चाएं सुन रही है, हम भी उसी में के एक पार्ट होता है। ये सब क्रम के साथ ही होना वाली बात है, क्योंकि शुरुआत में जब विद्या से मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि क्या बड़ी बात मिल गई है, हम ही जानते हैं। और पूरा हमारा जो पुराना अभ्यास और पूर्व संस्कार अब जो है वो उसमें श्रेष्ठता निष्ठता वाली इतनी भरी रहती है, और गलती देखने का तो क्या कहे, वो तो एकदम जबरदस्त एक्सपर्टेशन रहता है। तो वो उस इस मजे ये चीजें जब अपने आप में रहती है ना, तो मैंने उस चीज को मार्क किया कि अध्ययन यानी समझ वाली पार्ट हमारी अभी बनी नहीं है। हम उस फर्स्ट परिचय या फर्स्ट स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मान बैठते हैं। वो मान्यता भी हमारी शुभ यानी जैसे अवरोध है आगे बढ़ने के लिए, कि बाबा जी कहना क्या चाहते हैं। बाबा जी का जब तक वो स्पष्टता संपूर्णता का एक बार शब्द से ही सही भले, लेकिन एक जब चित्रण बनता है, और जो बाबा जी का बार बार आप लोगों के द्वारा सुनने में कि बाबा जी हर स्थिति में किस प्रकार की भी कोई भी आओ तर्क के साथ या कुतर्क कैसा भी कोई करता हो तो बाबा जी का व्यवहार एकदम सम्मान पूर्वक न्याय पूर्वक, ये सुन के कैसे लगता था कि कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा इतना अभ्यास है रिएक्ट मोड का था। अभी नहीं है इतना, लेकिन एक आधी बार तो होता ही, एकदम हम उभरे ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये अभ्यास से और ध्यान जाने से ठीक होना भी उतना ही संभावना पूरी पूरी दिखाई दे रही है। तो हम मानव रूप में अपने आप को भी नहीं, और हर मानव को मानव रूप में भी नहीं देख पाने का अभ्यास नहीं है। मैं अधिक ठीक और उसने गलत किया, चाहे वो भाई बहन संबंध हो, माता पिता हो, यानी परिवार में ही दिखता है ये सब। इतना पहले से अभ्यास बना रहा है, यानी जैसे बचपन से कहो या जो भी बड़े जिसमें मैं बड़ी थी सबसे ज्यादा, तो एकदम डोमिनेट की तरह पूरा है बना है था। तो अब इसको जैसे जैसे समझ जा रही है, गहराई में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान जा रहा है, सही कैसा देखा जाए। गलती तो इतनी तुरंत दिखती थी, किसी की भी गलती देखना बहुत आसान होता था, और सही कुछ भी नहीं दिखता था स्टार्टिंग के फेज में जब विद्या से जुड़ी थी। लेकिन इस पे काम जब करते हैं अपन कि नहीं मुझे सही देख, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि मिनिमम कैसा भी, कितना भी आतंकवादी हो, कितना भी गलत आदमी हो, चोर डाकू 51% तो ठीक ही है। ये बात यानी ये चीजें बार बार अपने आप में उतार के सही तो भी, एक तो भी सही देखो, एक तो ये मानव रूप में है, इसका भी एक सम्मान बनता है कि वो है। तो ऐसे अभ्यास बार बार करते करते सही को कैसा देखा जाए, तो ये सब जो अपनी घटनाएं जीवन की और जो जो भी उलझाव थे, तो ये आसानी से सुलझ रहे हैं, सुलझ रहने के प्रोसेस में पूरा है। तो सही को देखना, ये अभ्यास करना और उसको बहुत ही आवश्यक लगता है। और अब बाबा जी की सूचनाओं को शब्द से अर्थ की ओर की जो यात्रा है, और हर पल अपने पे ने ऐसे लगता है मुझे तो बार बार की अपनी प्रॉपर्टी है, यानी जैसे ये करना आसान है, दूसरों की और बाहर की घटनाओं से प्रभावित होना जरूरी नहीं है। हम अपने आप में काम करें, और बाबा जी जो कहना चाहते हैं कि हम वैसा होने के लिए प्रयास करें। और संबंध की जो बात कही, ये परिवार में दिखता ही है, पूजा पाठ वगैरह मम्मी, लेकिन ऐसे लगता है कि ये पीढ़ी है, इन पीढ़ी के साथ अपन सहयोग बनाए रखो, अपना जो काम है
उनको हेल्प कर दो, ये कर दो। पहले रोका टोक करती थी इससे क्या मिलता है, लेकिन अब उसी को बदल दिया है पूरकता के, संबंध के साथ उन शब्दों को रखा है। ठीक है माँ, और कुछ ये करने से सुखी होना चाहती है माँ, तो क्यों नहीं किया जाए, अपन अपना कर्तव्य निभाया जाए, सहयोगी होके जो भी है। तो इतना हल्का और सहज लग रहा है, होने मुझे सहज अपने आप में फील होता है। और हर पल एक उत्साह, और एकदम 24 आवर्स ऐसे लगता है कि कुछ भी कहो, काम कुछ भी बने, हम सहयोग करने तैयार, कुछ भी इन द सेंस घर के परस्परता में। लेकिन ध्यान जितना अपने आप में जाता रहेगा, और संबंध की प्रायोरिटी अभी, धीरता वाला पक्ष और संबंध, इन दोनों को जोड़ते हुए हम जितना काम कर रहे हैं अपने आप में, मैं देख रही हूँ उतना ही हल्का और आगे का पाठ खुल रहा है, यानी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो संबंध को अगर हम म्हणजे हेड में रखते हैं, माने मध्य में, और उसके साथ आगे फिर वो फिर बराबर निभ जाता है। निर्वाह हो पाने के लिए हम बनते ही है स्वयं स्फूर्त विधि से, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो कठिन शुरुआत में हमारी मान्यताएं, हम विद्या में भी जुड़ते हैं तो मान्यताएं मान मान बैठते हैं, वो ये इसलिए हमें कठिन लगता है। लेकिन उसको अगर अपने आप में देखते हैं कि ये मान्यता है, इसको ठीक और किया जाए, तो ये उतना ही सरल लग रहा है अब आगे बढ़ने के लिए संबंध को। जी भैया, यही कहना चाह रही, सभी के साथ यही फ्रेज है, यही क्रम है, इसी से भी निकल के आगे बढ़ रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया दीदी। बिल्कुल, मतलब अपने को जो आप बताया कि वही महत्वपूर्ण, जो भैया भी बोल रहे थे ना, विरोध का विरोध, विरोध का दमन, या विरोध पे विजय। और ये सबसे ज्यादा जो है अपने को परिवार में ही करना पड़ता है। अब हम लोगों की, जैसे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को ऐसी स्थिति नहीं है जिनको बहुत दूसरे तरीके के किसी गलत, जैसे आतंकवादी या ऐसे जो है बहुत मारकाट करने वाले लोगों के साथ निर्वाह करना पड़ रहा है। अपने को तो अपने परिवार में जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य गलतियां करते हैं, उन्हीं के साथ जीना पड़ता है। और उनकी सामान्य गलतियों को ही हम कैसे डाइजेस्ट कर पाए, उतने का ही तो काम करना पड़ता है। सामान्य गलतियां ही होती हैं, बट वही है कि हमारी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती है कि उसमें ये जो सामान्य गलतियां भी होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो कैसे उसको वहां पर हम धीरता रख पाए, इसका अपने को अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं, इसमें एक बात इतनी जबरदस्त भैया जी, जो कहते हैं ना कि अब मैं जी रही हूँ, सच में मैं कहूंगी मैं अब माता पिता के साथ जी रही हूँ, क्योंकि मैं संबंध को रखी हूँ सामने, उनके कोई भी व्यवहार से रिएक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं जन्म हुआ है, अरे, और अब मैंने 50 साल, और अब मैं उनके साथ जी रही हूँ, निर्वाह कर रही हूँ सीनियर से जितना भी समय उनके साथ में अपने भाव को बनाए रखते हुए जितना हो सके, यानी जीने का मजा तो संबंध में और सहअस्तित्व के साथ ही आता है, ये तो उतना ही निश्चित है। भले वो हल्का फुल्का आभासी की शुरुआत है, लेकिन यही गति आगे की ओर हमें ले जाती है। बहुत हर बढ़िया दीदी। संबंध में, भाई के साथ भी, यानी भाई वो कुछ करता नहीं, शेयर में बहुत इरिटेशन होता था, लेकिन अपने लिए एक अवसर रूप में देखा मैंने इन चीजों को, चैलेंज नहीं, संघर्ष नहीं कहेंगे, अब ये शब्द नहीं लगते, एक अवसर रूप में अपने लिए कि हम इसको अगर बाहर जाके कहीं ढूंढना नहीं है, घर में ही रह के हम इनको संबंध रूप में देख पाए कि भाई है, तो हम भाई की तरह एक बहन का जो कर्तव्य है उसको ही निर्वाह है उठाने। तो पहले टोन ऐसा बिगड़ता था, उठा नहीं, 8 बजे तक लड़कियों को तो नहीं बोला था, और लड़कों को कुछ नहीं बोलते हैं, देर से आता है, सिर्फ ये अपने आप पे शर्म आती है कि हमारे कारण वातावरण ऐसा बना था घर का, और हम आज वही कहते हैं कि नहीं, अपना भाई संबंध के साथ निर्वाह होता है ना, तो सच में हम कुछ हद तक नहीं, पूरे पूरे वातावरण को ठीक करने के लिए सहयोगी हो पाते हैं। है ना, दीदी हम ही बहुत बढ़िया। जिम्मेदार है सुखी दुखी के लिए, है ना। अगर हम हमारा आचरण ठीक कर ले, और परस्परता में हर कोई के साथ भी, चाचा चाची, आस पड़ोस, सबके साथ अगर ठीक होके जिले, तो एकदम जो बोलते हैं ना, मजे ही मजे के साथ है। इसी तरह एक यानी जो छोटा बच्चा खुशहाली के साथ उछलता कूदता आगे बढ़ता है, मुझे तो जिंदगी वैसी ही लग रही है। और निश्चित लगता है कि लक्ष्य तक, मंजिल तक हम इस शरीर यात्रा में जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि काम अपने आप में ही करना है। और अब ऐसा लगता ही नहीं कि ये प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म, संबंधी रूप में हम देख पाए और हमारा निर्वाह हो पाए, इतनी सी बात लगती है। जी भैया जी। बिल्कुल दीदी, आपका जब भी मैं वो शेयरिंग सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है कि आपके जैसे लोग हमारे परिवार में भी होते तो बहुत अच्छा रहता है। जितना आप मूल्य के साथ रहती हैं, जितना आप मतलब उत्साह के साथ परिवार में जी रही हैं, मुझे लगता है इसी की आवश्यकता है। बहुत और ही सुंदर। सबसे बढ़िया बात तो ये दिखाई दे रही है, अब मुझे ऐसा लग रहा है भैया जी, पिछले 4-5 साल से जो कोरोना के बाद से काम हुआ, सच में भैया जी, जो चित्रण बनता है ना आंखों से बाहर का वगैरह, आप लोग भी एक्साइटेड हो यानी सब देखते हो, तो और भी चित्रण
ऊर्जा उसमें लगती ही है ना। मेरी ऊर्जा रात दिन बाबा जी का सुनना और पुस्तक, इसके अलावा घर के काम तो उल्टा ज्यादा करने लग गई हूँ मैं पहले से। कैपेसिटी में बहुत पीछे से किचन सब संभालना, वो सब करके भी पूरा मैंने जो मानसिकता कहते हैं ना, स्मरण में अपने यही चीजें चल रही है। तो वो जो गलत वाले, विरोध वाले, रिएक्ट वाले, बाहर नया क्या भी चल रहा है, कैसा ड्रेसअप है, अभी क्या फैशन है, ये चित्रण बन ही नहीं रहे हैं। और केवल इन्हीं के चित्रण चल रहा है। आज अब जैसे अपने आप में बार बार ये हो रहा था कि केवल मूल्यों को देखा जाए, मूल्य कैसे, विश्वास, अभी शब्द लग रहे हैं, विश्वास भले हम अभी शब्द रूप में उसको बाय हार्ट कर रहे हैं, शब्द से अर्थ की और उसकी परिभाषा क्या है, तो ना अब पूरा समय यही चीजें घूम रही है। तो एक मन में उत्साह बनता है कि निश्चित इसका फल भी आने वाले समय में अच्छा ही होना है, क्योंकि अब वो चित्र नहीं बन रहे हैं। तो अब मैं उस चीज को फायदा ले रही हूँ दिखता नहीं है तो अब अच्छी बात को ही देखा जाए, केवल अच्छी बात, कोई गलत रहो कुछ भी रहो, उसकी अच्छी बात। तो घर में विरोध होता है तो तेरे को दिखता नहीं, दुनिया इतनी सीधी नहीं है, इतनी सरल नहीं है, और तू जैसा मानती सब अपने जैसे ही देखती है, सबको अपने जैसे ही मानती है, ये इन चीजों का फेस कर रही है। अब पहले मेरे अंदर रिएक्शन आता था, लेकिन अब उसको भी सहज होकर अपन बने रहो सबके साथ, कोई बात नहीं है जिसकी जैसी क्योंकि जो भी इंसान यहाँ प्लेटफॉर्म हो, बाहर हो, कहीं भी बोल रहा हो, अपनी स्थिति को ही बता रहा है, हम उस स्थिति को देख पाए, हमारी पात्रता बने आगे आगे, और कुछ नहीं है। जी भैया जी। बहुत ही बढ़िया दीदी, एकदम बहुत बढ़िया। अच्छा। मैं इसमें एक चीज जोड़ करूंगा, ये जो शरीर जो मतलब थकान तो दिन में होती नहीं है, कभी बिल्कुल। भी कोई भी कुछ भी काम बोल देना एकदम सहज से करने का मन करता है। ये तो मैं मेरे अंदर ये एकदम चेंज देख पाया कि रात को 11 बजे 12 बजे कुछ भी कभी भी कोई काम बोलता है तो एकदम ऐसा थकान तो शरीर में एकदम गायब ही हो गई, जैसे कभी भी कुछ भी करने को किसी के लिए भी एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसा अ, ऐसा लग रहा है कि अरे यार इसने मेरे को काम बोल दिया, अरे यार चाहिए करना है ना, ला भी कर देते हैं। तो दैट डिफरेंस इज रियली रियली कमेंडेबल। मतलब इतना अ, मन में आराम होने से शरीर में कितना काम करने की ऊर्जा बन जाती है, ये तो बहुत अच्छे से दिखता है। बिल्कुल भैया। और विचारों में विरोध और क्रॉस नहीं हो रहा ना भैया जी, द्वंद, ये बात भी अब दिखाई दे रही है, द्वंद नहीं बन रहे हैं ना विचारों में। तो है ना, एनी टाइम भले वो कभी नींद नहीं आ रही है, 12:30 1 बज गई, कोई बात नहीं, कि अपने कल्पना में क्या हो रहा है क्या नहीं है, उस व्यापक में अपने आप को, मैंने ये अभ्यास बहुत हेल्पफुल हो रहा है। एंड वो विचार ही नहीं आ रहा है कि रात में इतना लेट सोई, सुबह 5 बजे का जूम क्लास करना है, पाठक भैया जी का है ना पुस्तक का मानव व्यवहार दर्शन, ये अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट भी उठ गई तो हेडफोन है ना, सब कुछ काम अपने साथ, जैसे वो बोलते हैं ना, वो यांत्रिक विधि से हो गया, तांत्रिक ज्ञान बिल्कुल उसमें हम ये हो गए हैं, वो अध्यय विषय वो नहीं, कौन सी एक शब्द आदि परिभाषा में सुना था, है ना, वो लगता नहीं है कि वो कुछ काम है। ध्यान कहाँ बना है, और ध्यान पे कहने जो भी पढ़ा जा रहा है उसको कंसंट्रेशन से सुना जाए। आज संचेतना वाला अध्याय था अभ्यास दर्शन का, इतना जबरदस्त क्लिक है ना, हर समय कुछ ना कुछ क्लिक होता ही है। बार बार ऐसा लगता है कि हर बार पढ़ो तो एक नया शब्द, नई लाइन, नया सेंटेंस, जो भी बाबा जी कहना चाह रहा है वो अपने इसमें बढ़ ही रहा है, अपने अकाउंट में, और उसमें वो बढ़ रहा है, और बाकी ठीक हो रहा है। तो हम जितना, हमारी प्रायोरिटी और सुनना, ध्यान देना, इन चीजों में हम जितना और बनेंगे ना, तो बाबा जी जो कहना चाह रहे हैं वो निश्चित सिर्फ बाबा जी को हुआ नहीं है, हर मानव इसको कर सकता है, ऐसा दिखता है। बस प्रायोरिटी की बात है, बाबा जी भी यही कहते थे, प्रायोरिटी। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा दीदी। आप लोगों में से मतलब कितने लोग उमा दीदी से हैं परिचय? बाकी लोग उमा दीदी से हैं, भैया दीदी लोग? मैं तो हूँ भाई। नहीं भैया। उमा दीदी। उमा दीदी से बस जी। एक बार फोन पे ये यूएचपी मॉर्निंग मीटिंग के संदर्भ में बात हुई थी, बाकी और कोई परिचय नहीं है। हाँ, 2 3 बार मेरी भी यूएचवी मॉर्निंग में ही बात हुई है, ऐसा याद है मेरे को। उमा दीदी और मैं एक ही गांव से है भैया। बढ़िया। हाँ, और मैंने शिविर किया है कानपुर में उमा दीदी के साथ, अच्छा। शीशराम, बढ़िया। तो अब जयपुर कुछ से। लोग जानते होंगे, जिन लोग नहीं जानते, उमा दीदी की आंखें नहीं हैं, है ना, बट फिर भी इनमें कभी उस चीज को लेकर के मैंने वो नहीं देखा कि भाई हमारे में वो चीज नहीं है, उससे वो तकलीफ, मतलब इसके उल्टा जो है उन्होंने इस चीज को वरदान के रूप में ले लिया
कि भाई मुझे गलत दिखता ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया, हमारे लिए जो है हमेशा अच्छा ही है। इतना बढ़िया इनका जो एक मतलब वो दिखा, जो उसको पॉजिटिव वे में लिया, और उसके उसके कारण जो अपने दिनचर्या में कोई तकलीफ होना है ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने सब कुछ अपने जो है कुशलता कर ली है कि उससे कोई प्रभाव नहीं होना है। इतना उत्साह इनके शेयरिंग में रहता है, मुझे तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है दीदी का, जिस निष्ठा के साथ दर्शन को समझने में और उसके साथ जीने में, इसको प्रयोग करना और उसमें जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उससे उत्साहित रहना, ये सब मुझे लगता है कि हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया दीदी, आप बीच बीच में अपना ये शेयरिंग करते रहिए दीदी, हम लोगों के लिए भी आवश्यक है ना दीदी? नहीं, आप लोग तो लगे ही हो काफी, बस वो पहले पीड़ा लगती थी मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन स्वयं की स्थिति को स्वीकारते हुए, स्वीकृति की बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसे स्वीकारते हैं और उस स्थिति में हम और क्या कर सकते हैं, तो ये समझ वाला पार्ट तो निश्चित, ये तो बाबा जी ने पहली बार मिली तभी कहा था, अनुभव तो हो सकता है, बस उत्पादन और जो है उस वो चीज नहीं हो पाएंगी, तो वो ठीक है। और एक बात मैंने देखी हूँ कि अस्तित्व में व्यवस्था, ये सब बाबा जी की सूचनाओं के द्वारा ही बार बार अपने में, कि इच्छा अगर हम जैसे जो बोलते हैं ना, बीज रोपण कर देंगे, सविजन निर्विजन यानी जैसे जो भी, हम अगर सही की डालेंगे ना, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो बन के ही आते हैं हाथ अपने ओर, यानी सोल्यूशन रास्ते खुले ही रहते हैं। पहले मेरी बहुत इच्छा थी कि किताबों को मैं पढूं, किताबों को मैं देखूं, यानी कैसे हो पाएगा, लेकिन अब डाउनलोड कर ली हूँ, तो मैं जब भी दोपहर में मेरा मन हो, पर मैं ये किताबों को बार बार सुनती हूँ, सुबह क्लास में जो हो गया उसके बाद, यानी ये भी देखो यानी अपनी सही की इच्छा पूरी होती है, ये कहना चाह रही हूँ इन शॉर्ट, है अस्तित्व में व्यवस्था है ही। अगर हम, शुरुआत में मैंने वही किया कि सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये सेंटेंस के जो वेटेज गिरता है ना अपने आप में, तो ये दोनों से मुझे बहुत प्रभाव गिरा है, नहीं मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत हल्का लगता था और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इरिटेशन ले जाता था। तो इसी प्रकार मैंने अभ्यास करना शुरू कर दी, जो भी निगेटिव आता है उसको पॉजिटिव कर दिया जाए। यानी अभी शुरुआत में अभ्यास रूप में ही शब्दों के साथ खेला जाए, मैं खेल ही कहती हूँ इसे, हर चीज खेलना ही है एक अवसर रूप में। तो उसका रिजल्ट आगे मिल रहा है, अब मिल रहा है, और अभी अब केवल लास्ट ही रखा है कि सत्य, आत्मबोध, और धीरे धीरे आगे बढ़े हमारी दृष्टि न्याय सत्य के साथ, मुझे तो जीना ही है न्याय के साथ, कोई कैसा भी रहो, यानी ये इसको प्रायोरिटी रोज जैसे अपने आप में ये करे, तो मुझे लगता है कि वो रास्ते खुलते हैं और आगे बढ़ना, हमको जो बोलते हैं ना कि एंट्री गेट में एंट्री हो जाए और फिर अगला गेट, तो ऐसी स्थिति अभी एट प्रेजेंट ये 6-8 महीने में अब ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है बात करने का, इसलिए इतने दिन तो बात नहीं होती थी, तो अपने में लगता था कि सही हूँ कि गलत हूँ, जांच पाओ बन के पकोड़े है कि बाबा जी कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लगता है, तो हम जितना अपने आप में, अभ्यास से ही है ये, अभ्यास के बाद वो स्वयंस्फुट विधि तक हम पहुंचने के लिए रास्ता यही है, ये देखी हूँ मैंने, कि सही को देखा जाए, सही को अपने अंदर रोपा जाए, यानी जितना हम सही को रोपेंगे ना, तो वो गलत द्वंद इसको हटाना, जैसे अब कल तर्क की तर्क के द्वारा परमाणु की बातें हुई, ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अभी हम पहली में इसका क्लास में बैठे हैं और 10वीं क्लास का गणित है, तो हम यही कहेंगे ना कि बेटा तू आगे बढ़ेगा ना तो तेरे को 10वीं तक तो कोई सब आ जाएगा। तो बाबा जी ने भी एक वीडियो में यही कहा, आज आपने जो कहा ना कि परमाणु का वगैरह, आज नहीं कृष्णा भैया ने पहले से वही बताया, पंजे सातवां असअस्तित्व, तो बाबा जी ने यही कहा उस वीडियो में कि मैंने उस परमाणु में ज्यादा डीप में नहीं गया कि कैसा है शेप एंड कैसा क्या है, मुझे ये चीज ठीक लगी, जीवन को समझना, और जीवन हर मानव समझता है, तो मैंने इसी को डिटेल्स में देखा, बोले ये बात आई है बाबा जी के वीडियो में। तो शेप कैसा है, एक साथ घूम रहे हैं कैसा है क्या, अगर उसमें हम तो अपना तर्क लगाएंगे तो ये चीजें छूट जाएंगी, हम जितना जीवन ज्ञान ही सर्वप्रथम बाबा जी ने बताया है, ये ज्ञान होने के बाद बाकी चीजें खुद ब खुद जैसे बाबा जी को दिखी हमें भी दिख जाएंगी, हम भी 10वीं पीएचडी तक पहुंचेंगे तो सब क्लियर होना ही है ना, ऐसा मैं मानी हूँ। तो कल के क्लास के बाद बोली आज बोलूंगी या नहीं कि इसमें प्रायोरिटी किसको देखा जाए, संबंध में और जीने में, अगर ये चीजें जुड़ती है तो वो खुल जाएंगी, नहीं खुलेंगी ऐसे नहीं, अस्तित्व में जो है वो छुपा है ही नहीं, दिखना है ही सबको, लेकिन उसी के लिए भिड़े रहेंगे, रास्ते में से एक्सीडेंट क्यों हुआ वहीं पे लगे रहेंगे तो मंजिल छूट जाएंगी, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, समय लगेगा, पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि जीवन की तो परमाणु का तृप्ति बिंदु के लिए बार बार शरीर लेना ही हमें। और ये बात भी कल इसमें आई थी, ये कैसे होता है शिफ्टिंग, तो पूर्णता में गर्भित होने के कारण हर परमाणु की तृप्ति पूर्ण होने के लिए ही होना है, तो ये तो प्रोसेस ही है, नियति सहज विधि है, सहस्ते विधि से, ऐसा मैं देख पाई हूँ। और आप उसमें जो बताइए गलत कुछ हो तो। कुछ भी गलत नहीं, एकदम सब सही है दीदी।
बिल्कुल वैसा ही है। कल वो भी बात जो हुई थी उसमें यही था कि वो तो तर्क है, उसका जीने से बहुत जुड़ाव नहीं है ना वो, लेकिन वो आगे के लिए काम आएगा। जब भी अपन तात्विकता पे बात करेंगे तो वहां पर उस चीज की आवश्यकता होगी, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? भैया एक क्वेरी है कि जो सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं जो दर्शन में, जैसे सोम भैया के बच्चे या अशोक गोपाला जी के बच्चे जो बड़े हो गए हैं, और जो हैप्पीनेस क्यूरिकुलम करके निकले जो बच्चे हैं, तो वो इस ये बच्चे ये दर्शन का इनको आभास तो हो ही गया है, लेकिन अभी एनवायरनमेंट में वही है सारा, एंटरटेनमेंट और भोग विलास वाली चीजें हैं। तो उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है और वो कैसे डील कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो वो मैं को एक जानना चाह रही थी मैं, कि जैसे अपन जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को स्कूल में अपन लेकर के ही आए हैं, तो ये बच्चे जब करके निकलते हैं तो इनकी क्या मानसिकता रहती है? कोई बताना चाहेंगे इस बारे में, किन्हीं का अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस हो सजेशन कुछ? उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि उनसे डायरेक्ट बात करी जाए। थर्ड पर्सन ओपिनियन बहुत कॉन्टेक्चुअल हो जाता है। अगर जिसको भी जिज्ञासा अगर ये है तो मेरे हिसाब से उनसे पर्सनली मिलने की कोशिश करी जाए और उनसे समझा जाए, वो बहुत सही आकलन होगा। और उस आकलन को अपने तक ही रखा जाए, क्योंकि अ, इससे अपन कुछ और चीजों को पता करने की कोशिश करेंगे, ऐसा अगर अपने मन में भाव बन रहा है तो वो अपने लिए ठीक है। पब्लिकली मेरे ख्याल से उसका डिस्कशन, आई डोंट नो, आई एम ओपन टू सजेशंस। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मेरे जिस दिन मन करेगा अशोक दृष्टा बेटा जी से जाके मिलूंगा ही मैं, जब भी मन करेगा। कभी कभी बात हो जाती है, लेकिन उनके बारे में जो भी कुछ बोलना ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म की जगह पे उनको बोलने का अवसर दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी लोग का अपना राय दे सकते हैं। जी भैया, द कॉन्टेक्स्ट ये था कि मान लीजिए कि स्कूल में हैप्पीनेस क्यूरिकुलम के लिए अगर हम मेहनत भी करते हैं, तो मतलब एक आइडिया तो हो कि ये क्यूरिकुलम करने के बाद में वो बच्चों का कैसा मानसिकता होता है तब। मतलब जैसे दर्शन तो खैर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने पे चेंज देख रहे हैं, पर ये उन बच्चों पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, तो वो थोड़ा सा एक वो वाला कॉन्टेक्स्ट है कि भाई इस वेदर टू गो फॉर इन दिस डायरेक्शन और नॉट, मतलब बेसिकली बात ये है। जी जी, उसमें जो बात, एग्जैक्टली। हाँ भैया सॉरी, बोलिए। बोलिए बोलिए भैया। नहीं, बोलिए भैया प्लीज। तो दीदी जो आप जो बोल रही है ना, मतलब उसमें एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जीवन रूप में यदि अपन ये मानते हैं कि हम और वो सेम है, तो जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आने से जो हमारे चित्रण में फैलता है, उससे हमारे जीने में जो परिवर्तन आता है, तो यही सेम चीज उनमें भी होने वाला है। मतलब एक तरीके से कहिए तो ये जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो सबका एक जैसा है। ये सॉफ्टवेयर जिसमें जिसमें लोड होगा वहां पर उसका आउटपुट वैसा ही आएगा। यदि हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे में ये आने से हमारे में परिवर्तन हुआ, तो ये विश्वास होता है कि भाई जिसमें भी जाएगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जिसमें भी ये जाएगा, मतलब यदि उसको ये लेता है ना, सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के साथ साथ उस पे उसको अपना स्वत बनाने का जो प्रयास करता है, उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन आएंगे, ऐसा भी विश्वास बनता है ना। यदि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हर एक, जैसे स्वयं में जागृति दिखती है, हमें दिखता है कि हम जागृति क्रम में आगे बढ़े इसके मिलने से, तो वो हर एक के प्रति विश्वास होता है कि हर एक को जिसको भी मिलेगा वो जागृति क्रम में आगे बढ़ेगा। और दूसरी एक बात जो है, मतलब मैं पर्सनल अपना तो बता ही सकता हूँ कि जिन लोगों के साथ मेरा जैसे पर्सनली मैंने देखा है, तो मेरा तो उत्साह बना है। एक महावीर भैया हैं, अछोटी के पास रहते हैं। वो 3-4 लोग ने मिलकर के एक जगह अपना घर बनाया। महावीर भैया हैं, और विनोद भैया हैं, और भी 2-3 लोग हैं। महावीर भैया का बेटा जय है। तो मैं अभी कुछ 2-3 महीने पहले वहाँ आत्मीय यूनिवर्सिटी गया था, वहां पर ही कुछ 1 हफ्ते की क्लास थी। वहां पर मैंने देखा कि वो भी आया हुआ है 6 महीने की पूरी क्लास के लिए। उसकी उम्र कुछ 18 साल की रही होगी। और मतलब पूरे समय जितना 5-6 घंटे का डिस्कशन होता था वो बैठा रहता था। और ऐसा नहीं किसी बैठा हुआ है, प्रसन्नता के साथ बैठा हुआ है, उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है। बाहर निकल के उससे बातचीत होती थी तो
मतलब वो ऐसा जीने के लिए ही, अभी जैसे 11th 12th में ही है या उससे जस्ट कंप्लीट हुआ होगा, ऐसे जीने को ही आगे कैसे उसमें रास्ता निकाले इसके लिए ही सोच रहा है। उसके साथ एक पॉजिटिव है कि उसके माता पिता भी इसी में जुड़े हुए हैं, तो उनका भी जो है प्रेरणा उनको मिल रहा है। तो मैंने देखा कि उस बच्चे के लिए तो बहुत ही आगे रास्ता एकदम सरल है, क्योंकि वो दूषित होकर के सही की तरफ नहीं जा रहा है, पहले से ही सही होके जा रहा है। तो इसी विधि से ही वो जीने के लिए प्रयास कर रहा है। तो मुझे तो बहुत मतलब उसको देख करके अच्छा लगा। मतलब एक जो चीज लगा कि जीवन विद्या का ये जो चीजें हैं, बच्चे को सही एज में मिल जाए तो वो अपनी उस आधार पर सही पूरे जीवन की रूपरेखा को तय कर सकता है। दूसरी एक बात मैं बताऊं कि और भी जैसे चाहे सोम भैया का बेटा हो, वो भी देखेंगे तो जिस मतलब पढ़ाई करने के बाद जिस जिम्मेदारी के साथ उसने अपना वो निर्वाह कर रहा है, कि जैसे वहां पर जो भी खेती है, गौपालन है, जो समृद्धि का करना है, तो परिवार की समृद्धि के लिए पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ ही है। शहर से दूर जो छोटी गांव है वहां पर जो हिंगना है वहीं रहता है ना, वहीं पर रह करके वो सारा प्रयास कर रहा है। तो ऐसे लोग हैं जहाँ पे काम करता है, जैसे सूर्यकांत एक है, BR अग्रवाल जी हैं, उनका बेटा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, IIT बॉम्बे से किया और गोल्ड मेडलिस्ट रहा, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, है ना। उसके आने के बाद उसका कैट में 99.99 परसेंटाइल था, उसको हर जगह IIM से कॉल था, वहां नहीं गया, और उस इसी के आधार पर वो जीने का प्रयास कर रहा है, इसी को समझने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में क्या श्रेष्ठता है, मतलब हमारा भविष्य में हम किस स्थिति में रहेंगे जिसमें हम अपना मूल्यांकन करेंगे कि भाई हम जो है सफल हुए। तो जो सफलता की जो पहचान होनी है, मुझे लगता है एटलीस्ट वो तो हो पाता है कि किस चीज को हम सफल मानेंगे। उसमें ये हो सकता है कि भाई उनकी पारिवारिक परिस्थितियां क्या है, नहीं है, इस कारण से उनको कितना उसका दबाव झेलना पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा, ये अलग मुद्दे। लेकिन जो सफलता की जो पहचान है कि अल्टीमेटली सफलता जो है वो ज्ञान में ही है ना, समझदारी में ही है, संबंध के निर्वाह करने में ही है, इतनी तो एक जो है मुझे लगता है कि पहुंच जाती है, उनके चित्रण में आ जाता है कि वो सफलता को उसी को ही मानेंगे। ये नहीं मानेंगे कि भाई कोई पद पर आ गए या पैसे पर आ गए वही सफलता है। मुझे लगता है कि इतना डिफरेंस तो होता है। अब हो सकता है कि वो दिखने में लगे कि वो अभी पैसा कमाने में लगा हुआ है क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी अलग है, ये है, लेकिन सफलता तो कुछ और अलग चीज है, इसकी पहचान तो उसमें हो जाएगी यदि ये दर्शन की बात करें तो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है दीदी। आप कुछ करना चाहते भैया? नहीं भैया, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही सही है। जी भैया जी। मैं ऐसा देख रही हूँ, जैसे अभी अभिभावक स्कूल बुल्ढाना, छोटी बच्चों को बचपन से ये चीजें दी जा रही है ना, दी है ना, बताया जा रही है, व्यवस्था नियम के साथ ही है ना, सब रखा जा रहा है उनके उस उम्र में। तो जो बाबा जी कहते हैं आगे की पीढ़ी आगे, जीवन रूप में तो समान है, लेकिन उनका जो जीना है संबंधों में निर्वाह की प्रायोरिटी और व्यवस्था में भागीदारी, जो आगे की पीढ़ी आगे बाबा जी कहते हैं कि बहुत अच्छे, इससे वो मल्टीप्लाई करने के लिए होंगे हेल्पफुल। आज का दो दो तरीका है, तो वो ये बात पहुंचा पाने के लिए वो अलग उसमें विविधता हो सकती है, लेकिन वस्तु तो एक है, यानी व्यवस्था को पहचान पाना, नियम को समझ पाना और संबंधों को पहचानना। ये तो हमारे उनमें हमको समय लग रहा है, क्योंकि हम पहले का कचरा हमारे अंदर काफी बने हुआ है, तो इसलिए समय हमें लग रहा है। उन बच्चों में बचपन से और जिनके परिवार में जुड़े हैं माता पिता और वातावरण है, उन्हें तो बहुत ही अच्छे से ये है, और ये आगे की पीढ़ी आगे पहुंचाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेंगी, ऐसा दिखता है हमें। क्योंकि अगर समझ टू द पॉइंट वस्तु क्या है और वस्तु क्या बाबा जी कह रहे हैं, इसका अगर ध्यान उनका, क्योंकि कचरा भर ही नहीं रहा, मान्यताएं बनी नहीं रही है उनकी, नियम को पहचान, शिक्षा विधि में जो रायपुर की स्कूल है, मैंने वो पहले से और 5वीं तक का पढ़ी पूरी सिलेबस, तो उसमें वो जो अगर नियम, अस्तित्व के नियम, संबंध के नियम, माता पिता माँ, ये सब बातें दी जा रही है, तो उनका देखने का नजरिया, दृष्टि वो वहीं से स्थापित होती जाएगी ना भैया जी, तो इम्प्रूव तो होना ही है आगे बढ़ने के लिए। जो बाबा जी बार बार कहते हैं आगे की पीढ़ी आगे, तो ये रिजल्ट दिखेंगे आने वाले 20-25 साल में, तो और ज्यादा फ्लो में है। हमें शंका बनी है, उन्हें शंका नहीं बनी है कि अस्तित्व में, कोई शंका के साथ अगर हम अस्तित्व को देखते हैं तो वो अस्तित्व पूरा हमें पहुंचता नहीं है, समझता नहीं है, ऐसा मैं देख रही हूँ। एक विश्वास के साथ ही काम करना पड़ेगा, करते हैं अपने आप में और बाबा जी के अनुभव पे, तो उतनी ही
हमको देखने वाला अभ्यास जो है हमें भी ऐसा ही दिखता है। जो थोड़े बहुत डाउट के एरियाज हो सकते हैं वो ये हैं कि वो बच्चे लेफ्ट आउट तो नहीं फील करेंगे अपने दूसरे मतलब समकक्ष जो जो समाज में चल रहा है, क्योंकि ये तो 2-5% बच्चे होंगे, समाज में तो वो चल रहा है। तो वो उनसे कंपेयर करके अपने आप को छोटा नहीं समझे और लेफ्ट आउट नहीं फील करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर उनके पेरेंट्स ने अगर नहीं किया है दर्शन, तो वो ठीक है, इस बात से तो बहुत खुश हैं कि ये मूल्य समझते हैं, संबंध समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो आईआईटी नहीं क्लियर करे, ये तो मतलब पद के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं, ये तो इसमें ही संतुष्ट हो गए। तो क्या मतलब ये शायद थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा। लेट्स सी कि कितना समय बाद में ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, समाज में आ पाएगा, और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी, वो तो बाद की बातें हैं। पर ये जस्ट एक दो विचार मेरे दिमाग में आए तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं कि पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। अरे कि ये तो पद के लिए तो मेहनत ही नहीं कर रहा, या जो भी कुछ है, हाँ व्यवहार अच्छा करा है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या हुआ, इसने तो आईआईटी के लिए एडमिशन ही नहीं लिया। सॉर्ट ऑफ ऐसी अननोन चीजें आ सकती हैं। है ना दीदी, बिल्कुल। आपका जो है, ये जो क्वेश्चन वो जेन्युइन है कि अपन ये मानते हैं ये सब चीज करने से कहीं उसमें मतलब एक तरीके से जो विरक्ति जैसा या हर चीज से मुक्त होकर के ऐसा, मुझे लगता है इसकी जगह उल्टा, मतलब यदि वो सही ढंग से पहचान पाए कि भाई मुझे करना है और मुझे धन की भी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता, ये सब का निर्णय ले पाए, कितना उसको चाहिए, इसको यदि कर पाता है, मतलब ये नहीं कि अब उसको कुछ धन की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार रूप में जीने के लिए, परिवार में जीने के लिए आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वो स्वावलंबन कैसे करेगा, नहीं करेगा, ये सब चीज में भी उसका यदि अच्छा बनता है तो अच्छी बात है। और हालांकि मुझे लगता है दीदी अभी जो ट्रांजिशन फेज है इसमें ये संघर्ष रहेगा कि अभी अपन ये इनपुट डाल रहे हैं, वो अलग तरीके से जीने की प्रेरणा दे रहा है और संसार अलग तरीके से दे रहा है। तो इसमें कहीं बच्चा आगे जा करके अपने आप को वो कम तो नहीं आंक लेगा कि भाई हम तो जो है संसार से बहुत पीछे रह गए, हम तो विफल हो गए, और वो कुंठा में तो नहीं आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी उसको दोनों ही चीजें इसे स्कूल में देंगे। तो हैप्पीनेस करिकुलम में अपन तो ये तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं, अपन जो बाकी बच्चे लोगों को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी साथ में पढ़ाना होगा, और जो इसके साथ साथ पैरेलल इसको भी देना होगा। तो जो पढ़ाई वो पहले से कर रहे थे उसमें कुछ भी कमी किए बिना इसको ऐड करने की बात है। तब तो मुझे लगता है कि ये सब समस्याएं नहीं आएंगी, है ना। मैं तो ऐसा सोचता हूँ जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ पढ़ाया जाए, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये भी पढ़ा दिया जाए। वो काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो पागलपन नहीं आएगा कि सिर्फ पैसे के लिए ही पागल हुआ जा रहा है। वो निश्चित हो जाएगा इतना करके हमको जो है तृप्त हो जाना है। तो एडिशन की बात है, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें और जो है ना, मतलब उसको छोड़ करके करने की बात है। हाँ भैया, होपफुली ऐसा ही हो। हम्म। अपन जब अतिवाद में चले जाएंगे ना कि हम शुद्ध बुद्ध जो है पूरा इसको ही ले जाने का प्रयास करेंगे, तो अभी मुझे लगता है वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं है कि जहां बच्चे आगे चल करके ना सिर्फ इस विधि से कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। वैसे परिवारों में संभव है जहां पर परिवार का मान लेते हैं कि कुछ एक बिजनेस बैकग्राउंड है ना, जहां पर अब उनको वैसा आर्थिक रूप से विपन्नता नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया वो जो जय बेटा के बारे में, तो परिवार सक्षम है कि वो धन के रूप में जो भी चीजें उसको चाहिए जीने के लिए सारा कुछ है, उसके लिए जो भी उसको सेटअप चाहिए वो सब व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। तो उस अर्थ में वो अभी बहुत जो है अपने आप को कम नहीं आंकेगा, है ना। अभी आप देखेंगे डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण धन का है। ऐसे परिवार भी होंगे जिनके घर में हो सकता है कि कोई डिग्री नहीं है लेकिन पैसे संपन्न है ना, तो उनको कभी ये नहीं लगता है कि भाई हम दूसरे से इंफीरियर है। तो बहुत बड़ा जो चीज है आईआईटी की डिग्री या कोई भी डिग्री है वो कुल मिलाकर के पैसे का ही है। तो पैसे के आधार पर ही जो है आदमी का कॉन्फिडेंस कम जाता है कि मैं पैसा कमा सकता हूं या कमाने लायक हूं या नहीं, नहीं कमाने लायक हूं या हमारे पास पैसा नहीं है, तब उसका कॉन्फिडेंस गिरता है कि नहीं। मैं तो ऐसा ही देखा हूं।
जी भैया। भैया अगर किसी और को वापस कुछ इस पे और नहीं रखना हो तो थोड़ा यहाँ तक हम पहुंच गए थे। मन शुद्ध का तो समझ में आया था। थोड़ा सा और आगे अगर आप इसको, अब उससे क्लियर तो हो गया, लेकिन एक दो लाइन में अगर आप क्लियर करेंगे तो तीनों चारों टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मन शुद्ध तो समझ में आ गया कि जहां पर वो मन के द्वारा ही सुखी होने का प्रयास कर रहा है और हो नहीं पा रहा है। अब वृत्ति शुद्ध की जो बात बीच में मैंने की थी, जो अपने तर्क को श्रेष्ठ मानता है। तर्क को श्रेष्ठ मानने का मतलब सबके साथ जीने में न सबको कम आंकता है और सबका अवमूल्यन किया हुआ रहता है। जनरली अभी एजुकेशन सिस्टम से वृत्ति क्षुब्धता बहुत बढ़ते जा रही है। जैसे मैंने तो अपने कॉलेज में देखा, हम सारे बच्चे एक ही जगह पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सब एक दूसरे को मान देते हैं, अरे इसको कुछ नहीं आता। तो एक अहंकार जो है, अपने तर्क को श्रेष्ठ मानने का अहंकार जो है, सभी लोगों में मैंने देखा। सभी एक दूसरे को जो है ना, मतलब अपने से नीचे मानते हैं। तो इस जगह पर वृत्ति क्षुब्धता करें, जो अपने तर्क को श्रेष्ठ मानता है। ये पकड़ में आ रही क्या, वृत्ति क्षुब्ध मानव? हाँ हाँ भैया, समझ में आ रहा है। एक क्योंकि व्यक्ति हो सकता है कि जिसका मन क्षुब्ध नहीं हो, वृत्ति क्षुब्ध, मतलब उसमें संवेदना या इस सब चीजों से नहीं देखे। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं जो ज्ञान के रास्ते में आते हैं, हो सकता है उनका मन क्षुब्ध नहीं हो, वृत्ति क्षुब्ध हो। वो संसार को गाली देता रहेगा, सबको गाली देता रहेगा, सब बेकार है। इवन हम लोगों में भी हो सकता है कि ये दर्शन पढ़ने के बाद हमें वृत्ति क्षुब्धता आ जाए। हम परिवार में बाकी लोगों के तर्क को या बाकी लोगों को कम आंकने लगे। अहंकार इसका एक तरह से पहचान है। अगर है अहंकार ना? बढ़ रहा है तो ये इसकी पहचान है। अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को निकृष्ट मानना, ये हो गया वृत्ति क्षुब्धता। चित्त क्षुब्ध माना अपने चित्रण को श्रेष्ठ मानता है। तो अपने चित्रण को श्रेष्ठ मानना, ऐसे देखेंगे बहुत सारे जो परंपराएं हैं ज्ञान के, है ना, उसमें जैसे मेरे को अब जो अपना समझ में आता है कि जो संसार को एक दृष्टि से देखता है कि ये सत्य है, वो अपने चित्रण को ही श्रेष्ठ मानता है। जैसे अभी देखेंगे जितने भी परंपराएं चले आ रही हैं, जैसे मान लें वो सुर धारा या फिर ये धारा, तो वो धारा, वो धारा, इस्कॉन, सबका अपना अपना एक चित्रण है। वो अपने चित्रण को ही श्रेष्ठ मानता है, दूसरे के चित्रण को नकार देता है। भैया ये अपने विचार को श्रेष्ठ मानना भी तो हुआ है, तो विचार और फिर चित्रण में, दोनों में थोड़ा सा नहीं बहुत। भैया, अभी जैसे मान लेंगे जो साइंस को पढ़ रहे हैं, जिनका लॉजिक डेवलप हो गया, उनमें कोई उस तरीके से संसार को देखने का चित्रण डेवलप नहीं हुआ है। वो उनमें कोई एक अलग चित्रण बना हुआ वैसा नहीं है, उनका लॉजिक है। संसार को देखने का कोई उनमें चित्रण नहीं है, उनमें कोई मतलब संसार के लिए कोई अवधारणा नहीं है, अस्तित्व की कोई अवधारणा नहीं है। उनको सिर्फ तर्क पे विश्वास है, वो अपने तर्क को श्रेष्ठ मानते हैं। वो चित्रण को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, वो तर्क को श्रेष्ठ मान रहे हैं। क्या लगता है, जितने अभी बच्चे सब जो साइंस पढ़ रहे हैं या सब कुछ है, वो अपने चित्रण को श्रेष्ठ मानते हैं या मतलब अपने तर्क को श्रेष्ठ मानते हैं? अपने तर्क से दूसरे के तर्क को काटने का प्रयास या उसको कम मतलब कमजोर करने का प्रयास करते हैं। वो अपने चित्रण को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तर्क को श्रेष्ठ मान रहे हैं? नहीं भैया, ऐसे जैसे जो ओशो को पढ़ता है या उनको सुनता है या और किसी और को ले लें हम, तो वो भी उन्हीं को, जो उनकी फिलोसॉफी है उसको श्रेष्ठ मान रहा है। या जैसे जीवन विद्या को ले लें, वो जीवन विद्या को पढ़ के उसको श्रेष्ठ मान रहा है। तो ये तो बात तो जीवन विद्या से भी विचार में ही तो आती है। वही तो, जो चित्रण में श्रेष्ठ मान रहा है उसके साथ तो उसमें चित्त जिसका क्षुब्ध होगा उसका वृत्ति क्षुब्ध तो होगा ही होगा। अच्छा, चित्त क्षुब्धता के साथ वृत्ति क्षुब्धता भी आएगी ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा भैया? जैसे अभी मतलब आप बताइए, जैसे अभी अपन जैसे साइंस के बच्चे लोग जिसको पढ़ते हैं सारा कुछ है, जब भी अपन बातचीत कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ही बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो इसमें
क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम दोनों जो है ना एक दूसरे को कम आंकने, अरे इसको कुछ समझ में नहीं आया, इसको कुछ, तो हमारे में क्या होगा? वृत्ति क्षुब्धता होगी या चित्त क्षुब्धता होगी? किस जगह पे वृत्ति होगी? वृत्ति की शुद्धता। वृत्ति क्षुब्धता पे ही होगी ना। चित्त हाँ क्षुब्धता तो हम दोनों ही एक ही दर्शन को पढ़ रहे हैं। हाँ। अभी अभी दर्शन में जो जुड़े हम लोगों के बीच में जो जो व्यवहारिक समस्या है कि हम सभी लोगों में वृत्ति क्षुब्धता है। चित्रण तो एक ही बना हुआ है, एक ही दर्शन को पढ़ रहे हैं। हम्म। हम अपने तर्क को ज्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं और आपके तर्क को कम मानते हैं। मतलब हमको अपने तर्क पे, लॉजिक पे ज्यादा विश्वास है, अहंकार है, हमारा तर्क ज्यादा स्ट्रांग है, चित्रण ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम तो जान रहे हैं कि हमारा चित्रण से ज्यादा पावरफुल तो बाबा जी का चित्रण हम्म। है ना। तो भाई हम यहाँ यहाँ चित्त शुद्धता कहीं कहीं भाव से, इच्छा से कनेक्ट हो जाएगी ना भैया। वही 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 तो चित्त क्षुब्धता जो मुझे लगता है कि वो हायर स्टेज है, जहां पर वो अपने चित्रण से ही प्रभावित होता है, अपने चित्रण को ही श्रेष्ठ मानता है। जैसे अभी जैसे जो साइंटिस्ट लेवल की बात है, जो साइंटिस्ट हैं, सामान्य लोग हैं, साइंटिस्ट हैं जिसके, उनमें चित्त क्षुब्धता पाई जाती है। जैसे अभी किसी से बात हो रही थी कि वो संसार को कैसे देखते हैं, तो वो पूरा अपना क्वांटम मैकेनिक्स लगा के संसार को एक मेटेरियल वर्ल्ड के जैसा, वो अलग ही दुनिया को मानते हैं। आप उनके सामने ये जो दर्शन के हिसाब से रखना चाहिए कि अस्तित्व ऐसा है, वो नकार देंगे। वो चित्त क्षुब्धता की जगह पे वो चित्त अपने चित्रण को ही मान लिया है कि यही वास्तविक है। अपने चित्रण को ही वास्तविक मान लेना, और उसके अनुसार जो है जब भी बातचीत होगा तो वो तर्क रूप में भी आएगा। चित्त क्षुब्धता के साथ साथ वृत्ति क्षुब्धता भी आएगी। अभी सामान्य लोगों को, जैसे जितने भी साइंस पढ़े हुए लोग हैं ना, उनमें ऐसा कोई साइंस को बहुत डीप स्टडी नहीं किया हुआ है, पूरे अस्तित्व की कोई अवधारणा है। हम्म। जैसे जैसे मान लीजिए स्टीफन हॉकिंस की बात थी ना, उसने अस्तित्व अस्तित्व को कुछ देखा है ना। वो सिर्फ तर्क की जगह पर नहीं, उससे उसका एक अलग चित्रण भी है पूरे अस्तित्व को लेकर के। अब उससे यदि कोई दर्शन का व्यक्ति बात करेगा, वो हो नहीं सकता कम्युनिकेशन, क्योंकि उनमें उसमें अलग चित्त क्षुब्धता है और हमारे में अलग है। तो उस चित्त क्षुब्धता के आधार पर जो वृत्ति में जो होगा, तर्क डेवलप होगा, वो अलग होगा। तो मुझे जो अनुमान लगता है, चित्त क्षुब्धता के साथ वृत्ति क्षुब्धता भी है, क्योंकि हमारा जो वृत्ति में जो विश्लेषण होगा, जो तर्क होगा, वो उस चित्रण के आधार पर ही होगा। उससे पहले जो है, हो सकता है हमें कोई उस अस्तित्व को लेकर चित्रण नहीं बना हुआ हो, और सिर्फ हम अपने तर्क को श्रेष्ठ मानते हैं जो अपने बातचीत में कर रहे हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। आप लोग में से आपको बताए, इस पे और डिटेल में अगर अपनी नेक्स्ट वीक में चर्चा कर सकते हैं। आप लोग में से यदि कोई अभी जोड़ना चाहे या कुछ। अभी देखेंगे, जो भी ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, उनमें ये हो सकता है कि इंद्रियों पे संयम दिखता हो, लेकिन उनमें वृत्ति क्षुब्धता, मुझे लगता है सबसे पहले वृत्ति क्षुब्धता ही दिखती है। मैं उधर गया था, ऋषिकेश हरिद्वार तरफ जो है ना, और वहां पर अच्छे एक संत मिले मुझे, है ना, बढ़िया संयमित सारा कुछ है। उनको मैंने मानव व्यवहार दर्शन दिया, उन्होंने मतलब ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, बेकार है, कुछ नहीं। बिना पढ़े ही, शुरू में पढ़ा व्यक्ति जो है, ये परिवार में जी रहा था, समाधि हुआ, सब नकार दिया। परिवार में जीते हुए समाधि कैसे होगा, ऐसा वैसा नकार दिया। मतलब वो संसार में किसी को भी अपने से ऊपर दिख ही नहीं रहा है। निश्चित रूप से उसका मन शुद्ध नहीं है, लेकिन वृत्ति शुद्धता तो है उसमें। तो जागृतिक क्रम में देखेंगे कि जिसका मन शुद्धता से वृत्ति शुद्धता है, तो मैं तो मानता हूं कि वो उससे डेवलप है। मन शुद्धता नहीं, वो वृत्ति शुद्धता पे हो। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ही व्यक्ति में ये तीनों भी हो, मन शुद्धता भी हो, वृत्ति शुद्धता भी हो, चित्त शुद्धता भी हो सकता है इसमें मन शुद्धता ना हो, वृत्ति और चित्त शुद्धता हो। क्या लग रहा है आप लोगों को?
हाँ भैया, मैं यही सोच रही थी अभी, जो आपने जो इन साधु जी का जो एग्जाम्पल दिया, मैं उसका बिल्कुल रिवर्स सोच रही थी। जैसे अभी इस्कॉन वालों की बात चली, तो सपोजिंग कि अगर कोई इस्कॉन वाला आकर के और मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि ना कि वो बहुत अच्छा है, इट विल, वो आपको सब सुख या जो भी तृप्ति या जो भी कुछ देगा, तो हाउ वुड आई रिएक्ट या हाउ वुड आई रिस्पॉन्ड? तो मुझे ये लगा कि ठीक है, मैं सुन लूंगी, लेकिन उसकी मान लूं ऐसी स्थिति में तो मैं नहीं हूँ। कि अगर वो परसुएड करेगा तो मैं विरोध तो करूंगी, हाँ, लेकिन सुन लूंगी कि हाँ ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हुआ है, दैट्स फाइन फॉर यू, मतलब आई एम ओके विद दैट। लेकिन नॉट कि ना कि आप अपना वाला मेरे ऊपर लादने की कोशिश करो, ना मैं अपना आपके ऊपर ला दूंगी, लेकिन आपका वाला लूंगी भी नहीं। वही वो एक अलग चीज थी। उसको दूसरा की है, आपने नहीं माना तो वो आपको कचरा मान ले, है ना। या फिर आपके सामने आया बात करने के लिए, अरे कहाँ बेवकूफ है, कचरे में फंसे हुए हो, आओ तुमको असली ज्ञान बताते हैं कि असली ज्ञान तो यहाँ है, वहां कुछ नहीं मिल रहा है। यदि ऐसा विचार आ रहा है, इसका मतलब वृत्ति शुद्धता की बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर मैं परसुएड नहीं कर रही हूँ और उसकी सुन रही हूँ, वहां तक तो वृत्तिक शुद्धता नहीं है। हाँ, एक ये भी हो सकता है, तार्किक डिस्कशन हो सकता है कि चलो मैं भी इसको मान रहा हूँ, मुझे भी अनुभव नहीं हुआ, आप भी मान रहे हो, हम तार्किक रूप पे अपन बातचीत कर सकते हैं, संवाद करेंगे। हम एक दूसरे को निरुत्तरित करने के लिए नहीं बातचीत कर रहे हैं, संवाद नहीं कर रहा है। हम दोनों मिल करके देखने का प्रयास करते हैं, दोनों की समीक्षा करने का प्रयास करते हैं कि क्या सही है। हम बायस्ड नहीं है अपने थॉट से। तब हो सकता है कि हमें वृत्ति क्षिप्तता नहीं, हम अपने थॉट से बायस्ड नहीं, ओपन माइंडेड है। हम हर संभावनाओं को जांचने के लिए तैयार है, हठवादी नहीं है। बेसिकली मुझे ये लगा कि मैं अगले व्यक्ति का और व्यक्ति की मान्यता दोनों का अवमूल्यन ना करूं, मतलब वो एक पॉइंट अगर ये मैं पकड़ के रखूं तो शायद चल देगा आगे। अभी कहाँ होता है, हम किसी के साथ भी उस तरीके से कहाँ व्यक्त हो पाते हैं कि भाई जो है ना ठीक है, मिल करके हम संवाद करते हैं, है ना, देखते हैं कि क्या निकल पाता है, बिना एक दूसरे को नकारे हुए, एक दूसरे को कमजोर किए हुए। अभी होता क्या है, वो कुछ बोलना शुरू करता है, हम उसको इंटरप्ट करते, बोलने ही नहीं देते। अभी ज्यादातर हम लोगों में जो समस्या होती है ना, उसने शुरू किया, उसकी बात को सुनना ही नहीं है, अपन बात अपना करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर समय तो ऐसा ही होता है, सुनना ही नहीं है उसकी बात को, तुम चुप रहो। नहीं होता ऐसा। हाँ, वो चित्रण के आधार पे पूर्वाग्रह जो होते हैं, सुनने कहाँ देते हैं कि ये नहीं व्यक्ति जिसका अवमूल्यन किया हुआ है वो बोलेगा तो बकवास ही, सुनना ही क्यों है उसकी, दैट वेज। सुनना ही नहीं है उसकी बात। पहले से ही उसको जो है अपने तर्क से, उसका जो सामने वाला हो सकता है उससे पहली बार मिल रहे हो तो भी जो है उसको सुनना ही नहीं उसकी बात। ठीक है? मुझे मुझे लगता है अभी इस पे और नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन कर एक पाएंगे, सेशन में कर लेंगे भैया, क्योंकि अपन वो, ये इसी से स्टार्ट हाँ, करेंगे, मन तो शुद्ध, वृत्ति शुद्ध, हाँ, चित्त शुद्ध। क्योंकि हाँ, चित्त शुद्ध के अभी जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं भैया, वो वापस हाँ, वृत्तिक शुद्ध भी चला जाता है। वृत्तिक शुद्ध तो उसमें शामिल है, बट वो एक्चुअली ऊपर ऊपर की तरफ मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। सब दीदी ने भी जो बोला कि कोई एस्कॉन वाला आता है और मुझे बोलता है, और क्योंकि हम इस कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक विरोध आएगा, तो ये तो फिर वृत्तिक शुद्ध के एरिया में ही आया है। है ना भैया, इस पे और अपन अब नेक्स्ट जो है ना वीक में देखेंगे कि क्या इस पे और निकल सकता है। बट मन शुद्ध तो क्लियर है बाबा ना। बाबा जी ने इस पे कहीं बोला है, तो वो कौन सी पुस्तक है भैया, कौन सा चैप्टर, कुछ आइडिया है? शुद्धता पे बोला है, ऐसे मन शुद्ध, वृत्ति शुद्ध, चित्त शुद्ध जो है ना, जी। वो वो भी कहीं पे लिखा है, वो मिलता है तो मैं उसको जो है ना यहाँ पर ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। हाँ भैया, ग्रुप में डालिएगा ताकि वो और थोड़ा फिर पढ़ के फिर वापस आप नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तो और अच्छे से बात हो पाएगी। ठीक है भाई, बढ़िया। तो आज रोक ले भैया। हाँ भैया, समय भी हो गया हम्म, खाने का समय हो गया है। खाने का समय नहीं हुआ है अभी। है।